नमस्ते दोस्तों, स्वागत है टेल हब में आपकी पसंदीदा हिंदी ऑडियो नॉवेल्स की दुनिया में। एक्शन हो, रोमांस हो, मिस्ट्री या फैंटेसी, हर दिन यहाँ मिलता है नया एपिसोड। अगर आप कहानियों के दीवाने हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि टेल हब पर हर कहानी होती है एक ब्लॉकबस्टर। अगर आप इस ऑडियो स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड बिना एड्स के और सबसे पहले सुनना चाहते हैं, टेलीग्राम फ्री ग्रुप ज्वाइन करें। वहाँ आपको प्रीमियम एक्सेस 99 रुपीज़ की पूरी जानकारी और एक्सक्लूसिव अपडेट्स मिलेंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन और अबाउट में है। अध्याय 461 में इसे हल करने में आपकी मदद करूंगा। वांगचू के चाचा चेन के थे। अपने भतीजे की उदासीन आंखों को देखकर उनके दिल में कड़वाहट सी उमड़ आई। वह भली भांति जानता था कि उसने अपनी बहन के परिवार को जो नुकसान पहुंचाया था वह बहुत बड़ा था। उसे यह भी नहीं पता था कि उस समय उसे क्या हो गया था, मानो किसी गधे ने उसके दिमाग पर लात मार दी हो। वह अपनी बहन को कैसे नीचा देख सकता था, जिसने हमेशा निस्वार्थ भाव से बिना किसी शिकायत के उसकी सेवा की थी। जब वह खुद बुरे दौर से गुजरा, तभी उसे सही मायने में समझ आया कि जो लोग उसकी सफलता के समय उसके आसपास मंडराते थे, वे सच्चे दोस्त नहीं थे। वास्तव में भरोसेमंद और विश्वसनीय वही लोग होते हैं जो आपके बुरे समय में भी आपका साथ देने को तैयार रहते हैं, जब आपका जीवन अंधकार में दौर से गुजर रहा होता है। और वह इस सिद्धांत को पहले नहीं समझ पाया था, और जब तक वह इसे समझा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसलिए चेन के वांगचू के वर्तमान व्यवहार को पूरी तरह से समझ गई थी। यह सब उसके पिछले कर्मों का फल था। हालांकि वह जानता था कि उसने गलती की है, फिर भी उसे अपने पिछले गलत कामों का थोड़ा थोड़ा करके प्रायश्चित करना था। वांगचू, क्या यह शियाओक्यू माउंटेन मेडिसिनल हर्ब बेस आपकी संपत्ति है? चेन के ने पूछा। वांगचू ने अपनी भौहें उठाईं। हाँ, इसमें क्या है? वैसे भी उसका कुछ भी छिपाने का इरादा नहीं था। बात यह है कि यहाँ आते समय मैंने सुना कि आपके औषधीय जड़ी बूटी केंद्र और शियाओक्यू पर्वतीय गांव के बीच कुछ अनबन चल रही है। चेन के ने गहरी सांस ली और कहा, अगर मुमकिन हो तो मैं इस मामले को सुलझाने में आपकी मदद कर सकता हूँ। वांगचू ने अपने चाचा को ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, आप इस समस्या को हल करने में मेरी मदद करें? चेन के ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, सही है। मुझे पता है कि आप मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन मैंने पहले भी पूरे देश की यात्रा की है और इस तरह के विवादों को सुलझाना जानता हूँ। यह मामला मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं आपको निश्चित रूप से संतोषजनक स्पष्टीकरण दूंगा। वांगचू चुप हो गया। उसने मूल रूप से शियाओक्यू पर्वत के ग्रामीणों के साथ स्वयं बातचीत करने का इरादा किया था। लेकिन अगर चेन के इस समस्या को हल करने में उसकी मदद कर सकता है, तो वह पूरी तरह से बेकार नहीं था। वांगचू ने चेन के की ओर एक नज़र डाली। उसकी आंखों में अब पहले जैसा घमंड और तीक्ष्णता नहीं दिख रही थी। कुछ देर सोचने के बाद वांगचू ने हल्के से सिर हिलाया। ठीक है, अगर आप इस मामले को सुलझा सकते हैं, तो हम आपकी स्थिति पर चर्चा कर सकते हैं। चेन के ने राहत की सांस ली और कहा, यह तो वाकई बहुत बढ़िया है। लेकिन वांगचू ने कहा, जल्दी खुश मत हो जाओ। हम इस पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद मुफ्त में करूंगा। इस दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, और तुम उनमें से एक नहीं हो। चेन के मुस्कुराई। मुझे पता है, अगर मैं इस मामले को सुलझा नहीं पाई, तो मेरे पास तुम्हारे पास वापस आने की हिम्मत भी नहीं होगी। वांगचू ने सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा, तो सौदा पक्का। जल्द ही वांगचू ने ये कांग को चेनके के साथ शियाओक्यू गांव में ग्रामीणों के साथ मुद्दों को सुलझाने के लिए भेजा, जबकि वह युए को लेकर पहाड़ पर चढ़ने चला गया। पापा, अंकल ये ने अभी कहा था कि वो मुझे छोटी गिलहरी दिखाने ले जाएंगे, लेकिन वो उसे ढूंढ नहीं पाए। क्या आप छोटी गिलहरी को ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हैं? युए उत्सुकता से वांगचू के पीछे पीछे चल रही थी। वांगचू मुस्कुराया। ठीक है, तो क्यों ना हम इस बार पहाड़ पर चढ़कर छोटी गिलहरी को ढूंढें। डॉट डॉट डॉट। इसी बीच ये कांग और चेनके शियाओक्यू पर्वतीय गांव की ओर जा रहे थे। चेनके ने ये कांग से सारी जानकारी हासिल कर ली और उसके चेहरे पर एक ठंडी सी मुस्कान आ गई। शियाओक्यू पर्वतीय गांव के ये लोग, इनकी भूख तो वाकई बहुत बड़ी है। ये कांग ने भी आक्रोशपूर्वक कहा। बिल्कुल सही, खासकर उनके आयोजक झाओ तृतीय। अगर उन्होंने इस गड़बड़ी का नेतृत्व न किया होता, तो इनमें से कुछ भी नहीं होता। चेनके ने ये कांग की ओर देखा। तुम्हें लगता है कि यह झाओ तृतीय बहुत घृणित है? ये कांग हैरान रह गया। बेशक, क्या वह कोई अच्छा इंसान है या कुछ और? चेनके मुस्कुराया। हमारे दृष्टिकोण से झाओ तृतीय वास्तव में एक बुरा व्यक्ति है, लेकिन शियाओक्यू पर्वतीय गांव के दृष्टिकोण से वह शियाओक्यू पर्वतीय गांव के लोगों के कल्याण के बारे में सोच रहा है और उनके लिए लाभ की तलाश कर रहा है। ये कांग की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या हुआ? तुम किसका पक्ष ले रहे हो? तुम दूसरे पक्ष की इतनी तारीफ क्यों कर रहे हो? चेनके ने ये कांग की ओर देखते हुए कहा, मैं तो बस इस मामले को निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ तरीके से बता रहा हूँ। और अगर हम इस स्थिति को शांत करना चाहते हैं और औषधीय जड़ी बूटी अड्डे के सुचारू विकास को सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले झाओ तृतीय से निपटना होगा।
ये कांग सोच में पड़ गया। आपका मतलब है, अगर हम पहले झाओ तृतीय से निपट लें तो बाकी लोग कोई खतरा नहीं रहेंगे, है ना? लेकिन आप झाओ तृतीय से कैसे निपटेंगे? उसे पैसे देंगे, रिश्वत देंगे? चेन के ने सिर हिलाते हुए कहा, रिश्वतखोरी? यह तो सबसे घटिया तरीका है। और आपके वर्णन से तो लगता है कि तीसरे झाओ को रिश्वत देना आसान नहीं है। हमें पहले स्थिति का जायजा लेना होगा। पहले हमें यह समझना होगा कि वे वास्तव में क्या चाहते हैं। क्या यह रोजगार अनुबंध नहीं है? ये कैंग ने पूछा। चेन के मुस्कुराए और कुछ नहीं बोली। जल्द ही वे शियाओ कियू पर्वतीय गांव पहुंच गए। शियाओ कियू पर्वतीय गांव अपेक्षाकृत पिछड़ा हुआ गांव था। हालांकि सी सिटी एक अंतर्राष्ट्रीय महानगर था, लेकिन शियाओ कियू पर्वत पर सड़कें अपेक्षाकृत ऊबड़ खाबड़ थीं। यहाँ आने वाली केवल एक ही मुख्य सड़क थी, और यहाँ कोई मूल्यवान वस्तु भी नहीं थी, इसलिए यहाँ की अर्थव्यवस्था अपेक्षाकृत पिछड़ी हुई थी। गांव में प्रवेश करने पर ये कांग और चेन के ने पाया कि कई घर बहुत जर्जर हालत में थे। सड़कों पर मुर्गियां और बत्तखें खुलेआम घूम रही थीं, और गांव की सड़कें भी कच्ची थीं। ये कांग ने चेन के को बड़ी सहजता से ग्राम समिति के सामने पेश किया। हालांकि उन्हें पता चला कि शियाओ कियू माउंटेन विलेज के ग्राम प्रधान गांव में नहीं थे। उन्होंने कहा कि वे किसी सर्वेक्षण या किसी अन्य काम से बाहर गए हैं। ये कांग के चेहरे पर गुस्से की झलक दिखी। इस घटिया जगह को क्या सर्वेक्षण की भी जरूरत थी? इसका स्पष्ट अर्थ यह था कि वह जानता था कि झाओ तृतीय मुसीबत खड़ी करेगा, और इसलिए वह पहले से ही छिप गया था। यह तो सचमुच घिनौना है, ये कांग ने कड़वाहट से कहा। चेनके ने ये कांग की ओर एक नजर डाली, उसके चेहरे पर अवाक भाव था। बस इतना ही। वे स्पष्ट रूप से शियाओ कियू पर्वतीय गांव के सबसे बड़े परोपकारी थे, एक ऐसी भूमिका जो दादा जैसी हो सकती थी, फिर भी ये कांग ने इसे पोते की तरह निभाया था। शियाओ कियू पर्वतीय गांव के मुखिया को बुलाओ, मैं उनसे बात करूंगा, चेनके ने उदासीनता से कहा। कुछ ही देर में कॉल कनेक्ट हो गई और एक आदमी की आवाज सुनाई दी। ओह भाई, मुझे बहुत खेद है। पिछले 2 दिनों से मैं किसी काम में व्यस्त था, इसलिए मुझे गांव के मामलों की जांच करने का समय नहीं मिला। मुझे सच में खेद है। चेनके ने फोन उठाया और उदासीनता से कहा, क्या आप निदेशक होंग हैं? मैं औषधीय जड़ी बूटी केंद्र का प्रतिनिधि हूँ। आपके गांव में झाओ तृतीय द्वारा हमारे औषधीय जड़ी बूटी केंद्र के निर्माण में बाधा डालने के लिए लोगों को इकट्ठा करने के संबंध में क्या आप ग्राम प्रधान होने के नाते कुछ कहना नहीं चाहेंगे? यह मामला ग्रामीणों की स्वायत्त कार्रवाई है, और हम आसानी से इसमें दखल नहीं दे सकते, निदेशक होंग ने टालमटोल करते हुए कहा। और मैंने सुना है कि विवाद आपके निर्माण वाहन द्वारा हमारे गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति को टक्कर मारने के कारण हुआ है। आप यह तो नहीं कह सकते कि हमारे ग्रामीण आपके सामान्य निर्माण कार्य में बाधा डालने के लिए इकट्ठा हुए हैं, है ना? चेन के हंसते हुए बोला, ओह, लगता है डायरेक्टर हॉर्न गांव में नहीं है, लेकिन उन्हें गांव की सारी बातें पता हैं। खैर, आपकी बातें मेरे लिए बेकार हैं। इन्हें अदालत के लिए बचाकर रखिए। इतना कहकर चेन के ने झट से फोन काट दिया। अध्याय 462। हम रास्ता दे सकते हैं, लेकिन आप इसे ले नहीं सकते। फोन के दूसरी तरफ मौजूद निर्देशक हॉर्न ने थोड़ी हैरानी जताई। उन्हें अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। कौन सी अदालत? औषधीय जड़ी बूटी बेस के प्रतिनिधि का क्या तात्पर्य था? यकीनन वे अनुबंध नहीं तोड़ेंगे, है ना? फुफकार। निर्देशक हॉर्न ने गहरी सांस ली। अगर ऐसा सचमुच होता तो क्या शियाओ कियू पर्वतीय गांव ने पत्नी और सैनिकों दोनों को नहीं खो दिया होता? यह झाओ तृतीय, क्या उसने मुझसे वादा नहीं किया था कि वह कोई परेशानी नहीं खड़ी करेगा? आखिर चल क्या रहा है? निर्देशक हॉर्न ने मन ही मन खुद को कोसा। दरअसल डायरेक्टर हॉर्न को काफी समय से पता था कि झाओ तृतीय ग्रामीणों और औषधीय जड़ी बूटी अड्डे के साथ परेशानी खड़ी करना चाहता था, और उसने मौन रूप से इसे मंजूरी दे दी थी। आखिरकार शाओ कियू पर्वतीय गांव तो बहुत ही गरीब था। यदि झाओ तृतीय वास्तव में सफल हो जाते तो वे शियाओ कियू पर्वत के ग्रामीणों की बहुत बड़ी सेवा कर चुके होते। लेकिन अब भारी मन से निर्देशक हॉर्न ने तुरंत ये कैंग को वापस फोन किया। उन्हें यह समझने की जरूरत थी कि उस व्यक्ति का न्यायालय से क्या तात्पर्य है। डायरेक्टर हॉर्न का फोन आ रहा है। ये कांग ने अनजाने में जवाब देने के लिए हाथ बढ़ाया। जवाब मत दो, चेनके ने शांत भाव से कहा, अभी हमें कोई जल्दी नहीं है, उसे थोड़ा सोचने दो। ये कांग ने चेनके की ओर एक नजर डाली। उसे थोड़ी बेचैनी महसूस हुई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। आखिरकार जब वे आए तो वांगचू ने उसे पहले ही चेनके की सभी गतिविधियों का पालन करने का निर्देश दे दिया था। उसे केवल वही रिकॉर्ड करना था जो उसने देखा और सुना। कुछ ही देर बाद, 1 मिनट बाद, घंटी बजना बंद हो गई। लेकिन कुछ ही देर में फोन फिर बज उठा। ये कांग के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि डायरेक्टर हॉर्न सच में वापस कॉल करेंगे। क्या मुझे अभी जवाब देना चाहिए? ये कांग ने पूछा। चेनके मुस्कुराया, फिर फोन उठाया, लेकिन उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने फोन की घंटी बजने के लगभग बंद होने तक इंतजार किया और फिर उसे उठाया।
डायरेक्टर हॉन्ग, मुझे माफ करना, मैं अभी हमारी कंपनी के कानूनी विभाग से कुछ मामलों पर चर्चा कर रहा था। क्या आपके पास कुछ और है? अगर नहीं, तो चलिए फोन रख देते हैं। चेन के ने शांत भाव से कहा। निर्देशक हॉन्ग का दिल जोर से धड़कने लगा और उन्होंने तुरंत कहा, नहीं नहीं नहीं, चलिए इस पर ठीक से बात करते हैं। प्रतिनिधि, अभी अदालत से आपका क्या मतलब था? अनजाने में ही निर्देशक हॉर्न के लहजे में विनम्रता की झलक झलक रही थी। चेनके ने शांत भाव से कहा, हमारे औषधीय जड़ी बूटी केंद्र ने आपके साथ भूमि उपयोग समझौता किया था। इस अवधि के दौरान आपकी शियाओक्यू पर्वतीय ग्राम समिति सामान्य उत्पादन में हमारी सहायता करने के लिए बाध्य थी। हालांकि आपने अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा नहीं किया है। हम अनुबंध के अनुसार सहयोग को पूरी तरह से रद्द कर सकते हैं और आपकी देनदारियों की वसूली कर सकते हैं। निर्देशक हॉर्न बेहद चिंतित थे। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। चेनके ने शांत भाव से कहा, ऐसा नहीं हो सकता। निर्देशक हॉर्न, आप क्या मजाक कर रहे हैं? यह करोड़ों का प्रोजेक्ट है। क्या आपको लगता है कि हम आपके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? और आप अनुबंध की शर्तें देख सकते हैं। अगर आप मुकदमा हार जाते हैं तो आपको न केवल हमारे आर्थिक नुकसान की भरपाई करनी होगी, बल्कि 3 गुना हर्जाना भी देना होगा। निर्देशक हॉर्न के माथे से ठंडा पसीना टपक रहा था। उनके पास अब अनुबंध की शर्तों की पुष्टि करने का समय नहीं था। यह एक गलतफहमी है। इस मामले का हमारी शियाओक्यू माउंटेन विलेज कमेटी से कोई लेना देना नहीं है। इसका इससे कोई लेना देना नहीं। क्या अकेले झाओ तृतीय सैकड़ों लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं? क्या आपको लगता है कि दरबार आपकी बकवास पर विश्वास करेगा? चेनके ने शांत भाव से कहा, निदेशक हॉन्ग, मैं आपको अभी 2 विकल्प दे रहा हूं। पहला, हम पीछे हट जाते हैं। आप जानते हैं, यहाँ औषधीय जड़ी बूटियों की खेती के लिए आप ही एकमात्र उपयुक्त स्थान नहीं हैं। हम हमेशा नए सिरे से शुरुआत कर सकते हैं। निर्देशक हॉन्ग ने तुरंत कहा, इस पर चर्चा की जा सकती है, यह एक गलतफहमी है। दूसरा, हम बैठकर आपसे बात कर सकते हैं। हम कुछ लाभ छोड़ सकते हैं और शियाओक्यू माउंटेन के साथ पारस्परिक लाभ का समाधान निकालने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम दे सकते हैं, लेकिन आप जबरदस्ती नहीं ले सकते। आप क्या चुनते हैं, यह आप पर निर्भर है। निर्देशक हॉर्न को राहत मिली। दूसरा विकल्प, मैं अभी वापस जाऊंगा। हम निश्चित रूप से एक जीत जीत की स्थिति हासिल कर सकते हैं। मेरे पास सिर्फ 2 घंटे हैं। चेनके ने शांत भाव से कहा, 2 घंटे बाद अगर हम किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाते हैं तो हमारी कंपनी का कानूनी विभाग एक वकील का पत्र तैयार करेगा और हम कानूनी रास्ता अपनाएंगे। बात खत्म करने के बाद चेनके ने डायरेक्टर हॉर्न को आगे बोलने का मौका नहीं दिया और फिर से फोन काट दिया। ये कान बगल में खड़े होकर अचंभित रह गए। आपको हमारे अनुबंध की शर्तों के बारे में कैसे पता चला? चेनके ने ये कान की ओर देखा, मुझे आपके अनुबंध की शर्तें कैसे पता चलेंगी? लेकिन अभी अभी मैं उसे धोखा दे रहा था। ये कान की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। उसे झांसा दे रहे हो? क्या तुम्हें पकड़े जाने का डर नहीं है? चेन के मुस्कुराए और बोली, ये कान, क्या तुम्हें लगता है कि इस पिछड़े पहाड़ी गांव में कोई भी अनुबंध की शर्तों से परिचित होगा? मैंने जो कहा वो तो बस मानक अनुबंधों में लिखी बातें हैं। अगर तुम्हारे अनुबंध में ये नहीं भी हैं, तो भी उसमें मिलती जुलती शर्तें होंगी। यहाँ के ग्रामीणों के लिए अत्यधिक नरमी बरतना कारगर नहीं है। आप जितने कमजोर होंगे, वे उतना ही फायदा उठाएंगे। इसलिए आपको पहले अवसर पर ही उन्हें डरा देना चाहिए, उन्हें भयभीत कर देना चाहिए। इस तरह बातचीत में हमें बढ़त मिलेगी। ये कांग ने कुछ उलझन भरी निगाहों से सुना और पूछा, क्या हम सचमुच सहयोग रद्द करने जा रहे हैं? अगर हम सहयोग रद्द करने वाले थे तो हम यहाँ क्या कर रहे होते? चेनके ने चिढ़कर कहा, हमें पीछे हटकर आगे बढ़ना होगा। हमारे पास बैकअप प्लान है, लेकिन शियाओ कियू गांव के पास नहीं। इसलिए पहल स्वाभाविक रूप से हमारे हाथ में है। क्या आपको नहीं पता कि पैसा खर्च करने वाला ही मालिक होता है? ये कान के चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी झलक रही थी, लेकिन फिर भी उसने पूछा, तो अब हम क्या करें? चलो इंतजार करते हैं। जल्द ही कोई ना कोई हमें ढूंढने आ जाएगा। झाओके ने धीरे से हंसते हुए कहा। दूसरी ओर डायरेक्टर हॉर्न का फोन कटने के तुरंत बाद उन्होंने झाओ द थर्ड को फोन किया। जब झाओ तृतीय ने फोन उठाया तो निदेशक हॉर्न ने उन्हें जमकर फटकार लगाई। झाओ तृतीय, क्या तुम मरना चाहते हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में है? क्या तुम्हें पता है, तुमने हमारे गांव के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। झाओ तृतीय थोड़ा असमंजस में थे। निर्देशक हॉन्ग, आपका क्या मतलब है? निर्देशक हॉन्ग ने संकोच नहीं किया और चेनके की कही बात सीधे झाओ तृतीय को बता दी। अंत में निर्देशक हॉन्ग ने कहा, मैं अभी वापस जा रहा हूं। अगर यह सहयोग विफल हो जाता है और हमारा गांव मुकदमा हार जाता है तो हमारे गांव के लिए आप ही दोषी होंगे। फोन पर व्यस्त सिग्नल सुनकर झाओ तृतीय एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर उनकी आंखों में एक अर्थपूर्ण भाव प्रकट हुआ। ये कान के पीछे एक विशेषज्ञ है। यह और भी दिलचस्प होता जा रहा है।
आधे घंटे बाद शियाओ क्यू माउंटेन ग्राम समिति में निदेशक होंग, झाओ तृतीय और अन्य ग्राम प्रतिनिधि पहुंच चुके थे। हालांकि इस बार मुख्य पात्र चेन के और ये कांग देर से पहुंचे जब बाकी सभी लोग इकट्ठा हो चुके थे। अरे, क्या ये डायरेक्टर होंग नहीं है? क्या आप थोड़ी रिसर्च नहीं करेंगे? निर्देशक होंग को देखकर ये कांग के चेहरे पर उपहास का भाव झलक रहा था। निर्देशक होंग के चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी झलक रही थी। शोध अचानक समाप्त हो गया। क्या संयोग है, हा हा हा। ये कांग कुछ और कहने ही वाली थी कि चेन के ने कहा, सब लोग यहाँ हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अध्याय 463 औषधीय जड़ी बूटियों की खेती। निर्देशक होंग ने हंसते हुए कहा, इस प्रतिनिधि का उपनाम क्या है? मेरा उपनाम चेन है। चेन के ने उदासीनता से कहा, इस बार मैं आपके शियाओ की गांव के साथ बातचीत में हमारी कंपनी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। झाओ तृतीय ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए कहा, बातचीत? प्रतिनिधि चेन, आप क्या चाहते हैं? चेन के ने झाओ तृतीय की ओर एक नजर डाली। मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं कि हमारी कंपनी औषधीय जड़ी बूटी बेस के विस्तार के साथ सुचारू रूप से आगे बढ़े, लेकिन ऐसा लगता है आप हमें स्थिर रूप से विकसित होते हुए नहीं देखना चाहते। गलतफहमी, यह गलतफहमी है। निदेशक होंग ने तुरंत कहा, आपका हमारे शियाओक्यू पर्वत में निवेश करना हमारे शियाओक्यू पर्वत के लिए एक वरदान है, और इससे हमें भविष्य में काफी आर्थिक लाभ मिलेगा। भला हम आपके विकास को क्यों न चाहें? चेन के ने उदासीनता से कहा, ऐसा लगता है कि निर्देशक होंग का मन बिल्कुल स्पष्ट है, इसलिए समझने पर भ्रमित होने का नाटक न करें। मुझे लगता है कि तुम ही भ्रम का नाटक कर रहे हो जबकि तुम समझते हो, है ना? इस समय तीसरे झाओ ने व्यंग्य करते हुए कहा, यह मत सोचो कि तुमने निदेशक होंग को धोखा दे दिया है, तो हमारे शियाओक्यू पर्वतीय गांव के लोग तुम्हें हमें बहकाने देंगे। मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैंने अनुबंध का अध्ययन कर लिया है। यदि तुम अपना निवेश वापस लेते हो तो तुम्हें अनुबंध के उल्लंघन का हर्जाना देना होगा। अरे, ऐसा है क्या? आपको अनुबंधों के बारे में बहुत कुछ पता है। चेन के हल्के से हंसा, आपका मतलब है कि मैं झूठ बोल रहा हूं? यह तो स्वाभाविक है, तीसरे झाओ ने ठंडे स्वर में कहा। चेन के, जो बैठे हुए थे, तुरंत उठ खड़े हुए और बोले, चूंकि आपको शांति वार्ता में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो इसे भूल जाए। ये कान, चलिए चलते हैं। इतना कहकर चेन के मुड़ी और पीछे देखे बिना चली गई। ये कान के होंठ फड़फड़ाए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और सीधे चेन के पीछे पीछे चलने लगा। जैसे ही वे दरवाजे से बाहर निकलने वाले थे, निदेशक होंग उनके पीछे पीछे दौड़ते हुए बोले, अरे, जब सब लोग बैठकर बात कर रहे हैं, तो क्या हम इतने उग्र न हो जाएं? प्रतिनिधि चेन, मैं शियाओक्यू पर्वतीय ग्राम की ओर से आपसे क्षमा मांगता हूं। तीसरे झाओ बिना सोचे समझे बोलते हैं। कृपया, एक उदार व्यक्ति होने के नाते उनके स्तर तक न गिरें। चेन के ने निदेशक होंग की ओर देखते हुए कहा, निदेशक होंग, ऐसा नहीं है कि मैं उनके स्तर तक गिर रहा हूं, बल्कि आपके शियाओक्यू पर्वतीय गांव के लोग सचमुच जिद्दी हैं। मेरा मूल उद्देश्य आपके साथ सहयोग को और गहरा करके पारस्परिक लाभ की स्थिति प्राप्त करना था, लेकिन लगता है कि आप इसे महत्व नहीं देते। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता सकता हूं कि लालच की कोई सीमा नहीं होती। यहाँ औषधीय जड़ी बूटी केंद्र का हमारा निर्माण आपके शियाओक्यू पर्वतीय गांव के लिए भी एक अवसर है। यदि आप इसे नहीं समझ सकते, तो हम किसी भी समय जा सकते हैं, लेकिन क्या आप अगले निवेशक का इंतजार कर पाएंगे? निर्देशक होंग के चेहरे पर अनिश्चितता के भाव दिखाई दिए। झाओ तृतीय, वह अचानक चिल्लाया, आप प्रतिनिधि चेन से माफी मांगने क्यों नहीं आ रहे हैं? झाओ तृतीय कुछ अनिच्छा से आगे बढ़े और बोले, प्रतिनिधि चेन, मैं झाओ तृतीय एक कठोर व्यक्ति हूं और मैं बिना सोचे समझे बोलता हूं। कृपया मेरे स्तर तक मत गिरिए। चेन के ने झाओ तृतीय की ओर एक नजर डाली और फिर कहा, मुझे आशा है कि हमारी भविष्य की चर्चाओं में आप याद रखेंगे कि हम पर आपका कोई एहसान नहीं है, लेकिन अगर आप हमारा खून चूसना चाहते हैं, तो हमसे भी खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। प्रतिनिधि चेन, शांत हो जाए। हमारे गांव में सब लोग थोड़े सख्त मिजाज के हैं। कृपया बुरा मत मानिए। जल्दी से शहर से लाई हुई बढ़िया चाय ले आइए। निदेशक होंग ने चेन के को खींचकर वापस मेज पर बिठा दिया। चेन के ने भी बैठने का अवसर लिया। प्रतिनिधि चेन, आपने अभी जो कहा, जीत जीत की स्थिति, क्या इसका मतलब यह है कि आप हमारे गांव के ग्रामीणों को नौकरी देने जा रहे हैं? निदेशक होंग की आंखों में उम्मीद की एक झलक दिखाई दी। चेन के ने उदासीनता से कहा, शियाओक्यू पर्वतीय गांव में कुल 500 परिवार हैं, जिनमें 1000 से अधिक बेकार मजदूर हैं। और हमारे औषधीय जड़ी बूटी केंद्र को औषधीय जड़ी बूटियों की खेती में निपुण विशेष प्रतिभाओं की आवश्यकता है। क्या आपको लगता है कि आपके गांव के ग्रामीणों में ऐसी क्षमताएं हैं? निर्देशक होंग ने हंसते हुए कहा, अच्छा, आप अभी निर्माणाधीन हैं, है ना? हमारे ग्रामीणों में, बाकी सब बातों के अलावा, निश्चित रूप से बहुत ताकत है। क्या आप इस पर गंभीरता से विचार नहीं करते? चेन के ने मेज पर हल्के से थपथपाते हुए कहा, फिलहाल निर्माण स्थलों पर सामान्य मजदूरों की मजदूरी 100 से 120 प्रति दिन के बीच है, कुशल तकनीकी
श्रमिकों की मजदूरी 150 से 200 के बीच है और 300 या उससे अधिक तो केवल उस्ताद कारीगरों के लिए है। क्या आपको यह हास्यास्पद नहीं लगता कि आप हमसे अपने गांव वालों को 300 प्रति दिन के हिसाब से काम पर रखने की मांग कर रहे हैं? निर्देशक हॉन्ग ने तुरंत कहा, कीमत पर बातचीत की जा सकती है। निर्माण संबंधी मामलों की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मुझे आपसे कुछ और बात करनी है। चेन के ने शांत भाव से कहा, यहाँ हम जो औषधीय जड़ी बूटी केंद्र बना रहे हैं उसके लिए बड़ी मात्रा में औषधीय जड़ी बूटियों की आवश्यकता है और शियाओक्यू पर्वत हमारे बड़े पैमाने पर उत्पादन और खेती के लिए उपयुक्त है। लेकिन मैंने पाया है कि शियाओक्यू पर्वत गांव में अभी भी मशीनीकृत उत्पादन के लिए उपयुक्त कई बिखरे हुए भूखंड हैं जिनका उपयोग भी किया जा सकता है। अगर आपके शियाओक्यू पर्वतीय गांव के लोग औषधीय जड़ी बूटियों की खेती करना चाहते हैं तो हम प्रशिक्षण के लिए तकनीकी कर्मचारी भेज सकते हैं और फिर फसल कटाई के समय हम मानकों के अनुसार औषधीय जड़ी बूटियां खरीद लेंगे। चेन के मुस्कुराते हुए बोला, जब तक आप अच्छी औषधीय जड़ी बूटियां उगाते हैं हम उन्हें ऊंची कीमत पर खरीद लेंगे। आपका क्या विचार है? औषधीय जड़ी बूटियों की खेती करें। उपस्थित ग्राम प्रतिनिधियों के चेहरों पर झिझक के भाव दिखाई दे रहे थे। यह वाकई एक अच्छा अवसर था, लेकिन उनमें से किसे औषधीय जड़ी बूटियों की खेती करना आता था? अगर वे उन्हें उगा ही ना पाए तो क्या होगा? प्रतिनिधि चेन, क्या आपने जो कहा वह सब सच है? एक म्यू भूमि से कितनी उपज मिल सकती है? किसी ने पूछा। चेन के मुस्कुराया, यदि उच्च श्रेणी की औषधीय जड़ी बूटियों की खेती की जाए तो प्रति म्यू 20,000 की वार्षिक आय कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। प्रति म्यू 20,000 की वार्षिक आय। बहुत से लोग प्रलोभन में आ गए। शाओक्यू पर्वतीय गांव में जमीन के सिवा कुछ नहीं था। भला किसके पास 15 या 16 म्यू जमीन नहीं होती? यदि इस सारी भूमि का उपयोग औषधीय जड़ी बूटियों की खेती के लिए किया जाता तो क्या इसका मतलब 2 लाख से अधिक की वार्षिक आय नहीं होगी? हे भगवान! वहां उपस्थित लोगों में झाओ तृतीय के अलावा किसी ने भी कभी 1 लाख युआन से अधिक नकद राशि नहीं देखी थी। और अब उनके सामने 2 लाख से अधिक की वार्षिक आय का अवसर था। यह कहना गलत होगा कि वे इस अवसर से आकर्षित नहीं हुए। क्या यह सचमुच इतनी कमाई कर सकता है? किसी ने पूछे बिना नहीं रह सका, आप हमें धोखा देने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? चेन के हल्के से हंसते हुए बोली, तुम्हें धोखा दूं? क्या मुझे तुम्हें धोखा देने की जरूरत है? अगर तुम्हें हम पर भरोसा नहीं है तो इसे अनकहा समझो, लेकिन अगर तुम औषधीय जड़ी बूटियां उगाना चाहते हो तो तुम्हें हमारे साथ एक समझौता करना होगा। आखिरकार हम नियमों के अनुसार काम करते हैं जो सबके लिए अच्छा है। बहुत से लोग प्रलोभन में आ गए। इसी क्षण अब तक मौन रहे झाओ तृतीय ने बोलना शुरू किया। प्रतिनिधि चेन, मेरा एक प्रश्न है। कंपनी में आपका क्या पद है और क्या इस मामले पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार आपके पास है? चेन के की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, चूंकि मैं वार्ता में हमारी कंपनी का प्रतिनिधित्व करता हूं, इसलिए स्वाभाविक रूप से मेरे पास यह अधिकार है। क्या आपके कोई और प्रश्न हैं? झाओ तृतीय मुस्कुराए और बोले, बस बहुत हो गया। चेन के ने समूह पर नजर डाली और कहा, आप लोग इस पर चर्चा कर सकते हैं और ग्राम समिति भी ग्रामीणों को सूचित कर सकती है। अगर कोई गरीबी से छुटकारा पाकर अमीर बनना चाहता है तो वह आकर ये कांग से मिल सकता है। चेन के खड़ी हो गई, मैं तुम्हें सोचने के लिए सिर्फ 2 दिन दे रही हूं। अगर 2 दिनों के अंदर कोई भी साइन अप नहीं करता है तो यह मामला खत्म हो जाएगा और यह मत कहना कि हमने तुम्हें मौका नहीं दिया। ये कांग, चलो। अगर आप इस ऑडियो स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड बिना एड्स के और सबसे पहले सुनना चाहते हैं, टेलीग्राम फ्री ग्रुप ज्वाइन करें। वहां आपको प्रीमियम एक्सेस 99 रुपीज की पूरी जानकारी और एक्सक्लूसिव अपडेट्स मिलेंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन और अबाउट में है। अध्याय 464, भुना हुआ और खाया हुआ। पापा, क्या हम आज छोटी गिलहरी को ढूंढ सकते हैं? शियाओक्यू पर्वत पर चलते हुए युए के चेहरे पर थोड़ी सी उम्मीद झलक रही थी। वांगचू ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो युए, हम छोटी गिलहरी को जरूर ढूंढ लेंगे। अगर हम उसे ढूंढ लेते हैं तो तुम क्या करने की योजना बना रही हो? युए ने अपना सिर झुकाकर कहा, मैंने शिक्षक यू को कहते सुना है कि छोटी गिलहरी आमतौर पर सर्दियों के लिए भोजन जमा करती है। मैं देखना चाहती हूँ कि छोटी गिलहरी ने कितना भोजन जमा किया है। इस पर युए की आंखें चमक उठी। मैंने सुना है कि लिटिल स्क्विरल मूंगफली, अखरोट, मेवे और कई अन्य स्वादिष्ट चीजें बेचता है। अपने होंठ चाट रही युए को देखकर वांगचू के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। यह नन्ही बच्ची छोटी गिलहरी को ढूंढना चाहती है। क्या वह सच में उस खाने पर नजर रख रही होगी जो गिलहरी सर्दियों के लिए जमा कर रही है? अगर ऐसा है तो यह स्टाइल कुछ ज्यादा ही आक्रामक है। युए, छोटी गिलहरी आमतौर पर पतझड़ में ही सर्दियों के लिए भोजन जमा करना शुरू कर देती है। वांगचू ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि पतझड़ में ही फल पकते हैं। अभी गर्मी का मौसम है, इसलिए छोटी गिलहरी ने अभी तक भोजन जमा करना शुरू नहीं किया है। क्या सच में? युए के चेहरे पर थोड़ी निराशा दिखी, लेकिन जल्द ही उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई।
तो मैं छोटी गिलहरी से दोस्ती कर सकती हूँ, और फिर सर्दियों में छोटी गिलहरी मुझे स्वादिष्ट खाना खाने के लिए बुलाएगी, है ना? वांगचू के होंठ फड़क उठे। उसकी बेटी सचमुच खाने की शौकीन लगती है। लेकिन क्या वाकई शियाओक्यू पर्वत पर छोटी गिलहरियां पाई जाती हैं? क्योंकि शियाओक्यू पर्वत अपेक्षाकृत दूरस्थ है, इसलिए यहाँ काफी संख्या में जंगली जानवर पाए जाते हैं। रास्ते में उन्हें जंगली खरगोश और तीतर जैसे कई छोटे जानवर मिले। ये वो चीजें हैं जो शहर में देखने को नहीं मिलती। जब भी युयुए इन जंगली जानवरों को देखती, उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आ जाते। इससे वांगचू को यह महसूस हुआ कि युयुए को शियाओक्यू पर्वत पर लाना भी एक बहुत ही सही निर्णय था। आखिरकार, इससे युयू को यह जानने का मौका मिलता है कि इस दुनिया में केवल इस्पात और कंक्रीट के शहर ही नहीं हैं, बल्कि पक्षियों के मधुर गीत और सुगंधित फूलों वाले गांव और पक्षियों, जानवरों और कीड़ों की चहचहाहट से भरे जंगल भी हैं। अब युयुए के लिए दुनिया को जानने का समय है। इस अवस्था में वह जितना अधिक देखेगी, उतना ही अधिक इस दुनिया को समझेगी, जो उसके भविष्य के विकास के लिए बहुत लाभकारी होगा। बेशक, वांगचू का प्राथमिक लक्ष्य अब छोटी गिलहरी को ढूंढना था। हालांकि वे आधे घंटे से अधिक समय से शियाओक्यू पर्वत पर भटक रहे थे। उन्होंने कई अन्य छोटे जानवर देखे, लेकिन उन्हें अभी तक छोटी गिलहरी का कोई सुराग नहीं मिला था। इससे पहले तो उत्साहित युयुए थोड़ी निराश हो गई। डिंग, सिस्टम ने युयू की उत्सुकता को भांप लिया है और एक यादृच्छिक मिशन जारी कर रहा है। युयू को छोटी गिलहरी ढूंढने में मदद करें। मिशन का समय यह आधा घंटा। मिशन के पुरस्कार, आनंद अंक और कौशल के यादृच्छिक पुरस्कार। वांगचू की आंखें चमक उठीं। सिस्टम ने फिर से कोई मिशन जारी किया। वह इसे चूक नहीं सकता। इसके अलावा, चूंकि सिस्टम ने एक मिशन जारी किया था, इसका मतलब यह था कि शियाओक्यू पर्वत पर वास्तव में छोटी गिलहरियां मौजूद थीं, बस उन्हें अभी तक खोजा नहीं गया था। कुछ उदास युयुए को देखकर वांगचू की निगाहें चारों ओर दौड़ पड़ीं। युयुए, हमें अभी तक छोटी गिलहरी नहीं मिली है, इसलिए हमें अन्य छोटे जानवरों की मदद चाहिए। क्या हम उनसे पूछने चलें? युयुए ने कुछ आश्चर्य से वांगचू की ओर देखा। पापा, हम दूसरे छोटे जानवरों से कैसे पूछें? वांगचू ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, देखते रहिए। इतना कहकर वांगचू ने सामने एक पेड़ पर खड़े रंगीन तीतर को देखा और कहा, हम इस तीतर से पूछेंगे। युयुए ने आश्चर्य से ऊपर देखा और बोली, पापा, ये क्या है? ये तो बहुत सुंदर है। वांगचू ने मुस्कुराते हुए कहा, यह एक तीतर है, जिसे हम पहले जंगली मुर्गी भी कहते थे। युयुए ने पलकें झपकाते हुए कहा, युयुए मुर्गों, मुर्गियों और चूजों को जानती है। परदादा के घर में 2 मुर्गियां भी हैं, लेकिन उनमें से कोई भी इस तीतर जितनी सुंदर नहीं है। वांगचू ने मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि तीतर को जंगली मुर्गा कहा जाता है, लेकिन यह उन मुर्गों की प्रजाति नहीं है जिन्हें हम पालते हैं। तो फिर इसे जंगली मुर्गी क्यों कहते हैं? युयुए ने उत्सुकता से पूछा। वांगचू एक पल के लिए रुका, फिर मुस्कुराया और बोला, यह कहानी 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। उस समय हमारे देश के हान राजवंश के संस्थापक का नाम लियू बैंग था। उनकी पत्नी का नाम लूझी था, जो बहुत ही काबिल थी। अपनी पत्नी के दिए गए नाम का इस्तेमाल करने से बचने के लिए लियू बैंग ने आदेश दिया कि तीतर का नाम बदलकर जंगली मुर्गा रख दिया जाए, और यह नाम आज तक चला आ रहा है। युयुए की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। तो बात यह है। पापा, वो लियू बैंग तो बहुत ही दबंग था, है ना? उसने तो तीतर से ये भी नहीं पूछा कि क्या वो अपना नाम बदलना चाहता है, बस उसे एक उपनाम दे दिया। वो जरूर अच्छा बच्चा नहीं रहा होगा। वांगचू ने एक पल सोचा। हान सम्राट गाओजू, बचपन से लेकर वयस्कता तक, वास्तव में नियमों का पालन करने वाला एक अनुशासित बच्चा नहीं था। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। युयुए बहुत समझदार है। वह सच में अच्छा बच्चा नहीं था। युयुए ने कुछ हद तक आत्मसंतुष्ट मुस्कान दी। वांगचू ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, फिर युयुए को चुप रहने का इशारा किया और सावधानीपूर्वक तीतर की ओर रेंगने लगी। युयुए भी वांगचू का इरादा समझ गई। उसने तुरंत अपने दोनों हाथों से अपना मुंह ढक लिया, लेकिन उसकी आंखों में संदेह और उम्मीद का भाव झलक रहा था। क्या पापा सच में इस तीतर को पकड़ पाएंगे? क्या पापा सचमुच इस तीतर से छोटी गिलहरी का पता लगा सकते हैं? वांगचू धीरे धीरे पास आया, लेकिन तीतर ने वांगचू की ओर पीठ कर रखी थी, मानो उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा न हो कि खतरा चुपचाप पास आ रहा है। जब वांगचू तीतर से 2 मीटर से भी कम दूरी पर था, तब तीतर ने अचानक अपने पीछे एक अपरिचित उपस्थिति को महसूस किया और उसे एहसास हुआ कि वह खतरे में है। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ने की कोशिश की, लेकिन इसी क्षण वांगचू चीते की तरह झपटा। उसकी तीव्र गति ने उसे तुरंत तीतर के पीछे पहुंचा दिया, और अपने दाहिने हाथ से झट से उसने तीतर को हवा में ही पकड़ लिया। इस पर युयुए ने ताली बजाई और खुशी से बोली, पापा कमाल के हैं, पापा कमाल के हैं। पापा ने सच में यह तीतर पकड़ लिया। वांगचू छटपटाते हुए तीतर को पकड़े हुए पास आया और बोला, युयुए, क्या हम इस तीतर से पूछें कि छोटी गिलहरी कहाँ है? युयुए ने पहले वांगचू को देखा, फिर तीतर को। पापा, क्या यह सचमुच हमें बता सकता है कि छोटी गिलहरी कहाँ है? युयुए ने उत्सुकता से पूछा।
वांगचू मुस्कुराया, क्या हम कोशिश करें? युयुए तीतर के सामने बैठ गई। छोटे तीतर, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि छोटी गिलहरी कहाँ है? अगर तुम मुझे नहीं बताओगे, तो मैं अपने पिताजी से तुम्हें भूनकर खाने को कह दूंगी। तीतर ने कुड़कुड़ाहट की, उसकी आंखों में डर की झलक दिखाई दी। युयुए ने वांगचू की ओर मुड़कर कहा, पापा, इस तीतर ने हमें बताया नहीं। कृपया इसे भून दीजिए। मुझे जीरा और मसालेदार स्वाद पसंद है। वांगचू कुछ अवाक रह गया। युयुए, इस तीतर ने हमें बता दिया है कि छोटी गिलहरी कहाँ है। क्या हम इसे जाने दें? युयुए के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। सच में? लेकिन मुझे कैसे नहीं पता? अध्याय 465, छोटी गिलहरियों से दोस्ती करना। वांगचू ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि पापा तीतर की आवाज सुन सकते हैं। युयुए की आंखें चौड़ी हो गईं। पापा, तीतर क्या कह रहा है? इसका कहना है कि इसे छोटी गिलहरी का ठिकाना पता है, लेकिन इसे उम्मीद है कि राजकुमारी युयुए उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वांगचू ने गंभीरता से कहा, इसने यह भी कहा कि राजकुमारी युयुए इतनी प्यारी और दयालु है कि वह निश्चित रूप से इसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। युयुए का चेहरा शर्म से लाल हो गया। क्या इस तीतर ने उसकी इतनी प्रशंसा की? वह पहले से ही इसे भूनकर खाने के बारे में सोच रही थी, जो वास्तव में बहुत शर्मनाक था। अगर इससे हमें छोटी गिलहरी का ठिकाना पता चल जाता है, तो चलो इसे जाने देते हैं। युयुए ने पलकें झपकाते हुए कहा, मैं एक अच्छी बच्ची हूं जो अपने वादे निभाती है। वांगचू मुस्कुराया, फिर उसने अपना हाथ छोड़ दिया और तीतर दौड़कर झाड़ियों में कूद गया। चलो चलें, छोटी गिलहरी का ठिकाना बस आगे ही है, चलो चलें। वांगचू ने युयु को आगे बढ़ाया। झाड़ियों के एक हिस्से से गुजरने के बाद वांगचू रुक गया। पापा, क्या छोटी गिलहरी यहाँ है? युयुए ने अपना सिर घुमाकर उसे ढूंढने की कोशिश की। वांगचू ने सामने एक पेड़ के छेद की ओर इशारा करते हुए कहा, युयुए, क्या तुम इसे देख रही हो? यह छोटी गिलहरी का घर है। युयुए ने वांगचू की उंगली की दिशा का अनुसरण किया और पेड़ में बने छोटे से छेद को देखा। उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। क्या यह छोटी गिलहरी का घर है? तो क्या हम छोटी गिलहरी को बाहर बुला सकते हैं? वांगचू ने जमीन से एक छोटा पत्थर उठाया और उसे पेड़ के छेद के पास सटीक रूप से फेंका, लेकिन छोटी गिलहरी प्रकट नहीं हुई। शायद छोटी गिलहरी खेलने बाहर गई होगी, वो घर पर नहीं है। वांगचू ने कुछ बेबसी से कहा, युयुए, चलो थोड़ी देर यहीं इंतजार करते हैं। युयुए ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है। इतना कहते ही दोनों रुक गए, और युयुए इधर उधर दौड़ने लगी, उसके छोटे छोटे पैर झूल रहे थे। वांगचू मुस्कुराते हुए युयुए को इधर उधर दौड़ते हुए देख रहा था। हालांकि युयुए पहले भी वेइकिंग झील के आसपास खेल चुकी थी, फिर भी यहाँ और वेइकिंग झील में बहुत बड़ा अंतर था। आखिरकार, वेइकिंग झील का विकास पहले ही हो चुका था, जबकि शियाओक्यू पर्वत अभी भी एक अविकसित, अनछुआ इलाका था। पापा, जल्दी आइए और देखिए, यह क्या है, यह कितना सुंदर है। युयुए जमीन पर बैठ गई और वांगचू को चिल्लाकर पुकारा। वांगचू पास आया, उसके चेहरे के भाव बदल गए। युयुए, इससे दूर रहो, यह एक जहरीला मशरूम है। कुछ हद तक पछतावे से भरी युयुए को खींचते हुए वांगचू चौंक गया। हालांकि वह युयुए के साथ था, फिर भी जंगल में कई खतरे मौजूद थे। इस समय वांगचू के कान फड़फड़ाए। उसने ऊपर देखा और कुछ आश्चर्य से कहा, युयुए, जल्दी देखो, यह छोटी गिलहरी है। वांगचू की आवाज सुनकर युयुए ने झट से ऊपर देखा, तो उसे एक छोटा सा रोएदार जीव एक शाखा पर बैठा हुआ दिखाई दिया। उसने अपने पंजे में एक फल पकड़ रखा था और उसकी बड़ी पूंछ उसके पीछे धीरे धीरे हिल रही थी, बिल्कुल किसी वनदेवी की तरह। युयुए की आंखों में खुशी की झलक दिखाई दी। कितनी सुंदर, कितनी प्यारी। इसी क्षण वांगचू के कान से डिंग की आवाज आई। कार्य पूर्ण हुआ, छोटी गिलहरी मिल गई। आपको कार्य पुरस्कार के रूप में ईमानदारी का हृदय नामक यादृच्छिक कौशल प्राप्त हुआ है। ईमानदारी का हृदय सक्रिय होने पर दूसरा पक्ष आपसे झूठ नहीं बोलेगा। इस कौशल का वर्णन सुनकर वांगचू की आंखें चमक उठीं। यह बहुत ही तेज था। अगर वह इस कौशल का इस्तेमाल ट्रुथ और डेयर खेलने में करे, तो क्या वह अजेय नहीं हो जाएगा? शाखा पर बैठी छोटी गिलहरी ने भी जमीन पर खड़े दो लोगों को देखा और उसकी छोटी छोटी आंखों में सतर्कता का संकेत दिखाई दिया। लेकिन ध्यान से देखने और यह पता लगाने के बाद कि दोनों लोगों के बीच कोई शत्रुता नहीं है, वह फल को पकड़े हुए उछलकूद करता हुआ अपने पेड़ के खोखले में घुस गया। हालांकि शायद वह बहुत तेज दौड़ा होगा, उसके पंजे में पकड़ा फल फिसल गया और सीधे उसकी पकड़ से गिर गया, जो संयोगवश वांगचू और युयुए के सामने जा गिरा। युयुए ने फल उठाया और फिर उसे छोटी गिलहरी की ओर बढ़ाते हुए कहा, छोटी गिलहरी, यह तुम्हारा फल है, नीचे आओ और इसे ले लो। छोटी गिलहरी घबराकर पेड़ पर इधर उधर भाग रही थी। इस फल को इसने बड़ी मुश्किल से पाया था और अब यह दो इंसानों के हाथों में आ गया था। अगर यह यूं ही हार मान लेता है, तो यह अनिच्छा होगी। लेकिन क्या होगा अगर वह उसे लेने के लिए नीचे गया और उनके हाथों पकड़ा गया? मनुष्य सभी बहुत खतरनाक प्राणी थे। पहले एक खरगोश बड़ा भाई था, जो इंसानों से टकराने के कारण सीधे खरगोश का सूप बन गया। उस दृश्य के बारे में सोचते ही छोटी गिलहरी की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई।
वांग चू मुस्कुराया और यूयुए से जोर से बोला, छोटी गिलहरी, तुम्हारा फल गिर गया है, जल्दी नीचे आओ और उसे उठा लो। नन्ही गिलहरी एक पल के लिए अचंभित रह गई। उसे एहसास हुआ कि वह वास्तव में वयस्क की आवाज समझ सकती है। वह चहचहाया और कर्कश आवाजें निकाली, उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। यूयुए ने वांग चू की ओर देखा, पापा, छोटी गिलहरी क्या कह रही है? इससे पहले, वांग चू ने कहा था कि वह तीतर की बातें समझ सकता है, इसलिए यूयुए ने अपनी सारी उम्मीदें वांग चू पर टिका दी। वांग चू मुस्कुराया और बोला, छोटी गिलहरी कहती है कि उसे अभी हम पर भरोसा नहीं है और वह चाहती है कि हम फल को जमीन पर रख दें, फिर वह नीचे आकर उसे ले लेगी। यूयुए ने ओह कहा, फिर कुछ कदम आगे दौड़ी, फल को जमीन पर रखा और फिर वांग चू के पास वापस दौड़कर छोटी गिलहरी को उत्सुकता से देखने लगी। जब छोटी गिलहरी ने देखा कि उन्होंने सचमुच फल जमीन पर रख दिए हैं, तो उसकी आंखों में थोड़ी सी झिझक दिखाई दी, लेकिन स्वादिष्ट भोजन के लालच ने उसे नीचे आने से रोकने में असमर्थ बना दिया। हालांकि, वह तुरंत फल लेने के लिए आगे नहीं बढ़ा, बल्कि सावधानीपूर्वक वांगचू और यूयुए को देखता रहा। यह देखकर कि दोनों ने कोई हरकत नहीं की, वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और अंत में फल तक पहुंच गया, फिर उसने फल उठाया और तेजी से वापस पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर लौटने के बाद, छोटी गिलहरी तुरंत अपने पेड़ के छेद में वापस नहीं गई, बल्कि चहचहाते और कुछ फुसफुसाते हुए दोनों लोगों की ओर मुड़ गई। यूयुए ने वांगचू की ओर अपना सिर घुमाया। वांगचू मुस्कुराया और बोला, छोटी गिलहरी हमें धन्यवाद दे रही है। वह कह रही है कि वह हमारा एहसान चुकाना चाहती है। यूयुए की आंखें चमक उठी। पापा, क्या आप मेरे लिए पूछ सकते हैं, क्या मैं छोटी गिलहरी से दोस्ती कर सकती हूँ? वांगचू ने यूयुए की बातें छोटी गिलहरी को बताईं। छोटी गिलहरी एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर तेजी से वापस अपने पेड़ के छेद में चली गई। यूयुए के चेहरे पर निराशा के भाव थे। पापा, क्या छोटी गिलहरी मुझे पसंद नहीं करती? क्या वह मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहती? वांगचू ने यूयुए के कुछ हद तक निराश चेहरे को देखा और एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि उसे कैसे सांत्वना दे। लेकिन तभी, छोटी गिलहरी पेड़ के खोखले से फिर बाहर आ गई। वह झटपट पेड़ से नीचे कूदी और वांगचू के सामने आ गई। वांगचू ने अनजाने में अपना हाथ बढ़ाया। छोटी गिलहरी सीधे वांगचू के कपड़ों पर चढ़ गई और उसकी हथेली पर खड़ी हो गई, फिर उसने अपने मुंह से 2 अखरोट निकाले और वांगचू को देखकर चहचहाना और चींची करना शुरू कर दिया। वांगचू एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसने यूयुए से कहा, छोटी गिलहरी ने कहा है कि वह हमसे दोस्ती करने को तैयार है, और ये उसके द्वारा हमें दिए गए उपहार हैं। अध्याय 466 महाप्रबंधक की नियुक्ति। वांगचू की हथेली में अखरोट को देखकर यूयुए के चेहरे पर अत्यधिक आश्चर्य के भाव दिखाई दिए। क्या वह सचमुच लिटिल स्क्विरल से दोस्त बन गई थी? पूरे किंडरगार्टन में किसी भी बच्चे का कोई छोटा गिलहरी दोस्त नहीं था। यूयुए ने झटपट अपनी जेब से चॉकलेट का एक टुकड़ा निकाला और बोली, ये मेरी चॉकलेट है, ये तुम्हारे खाने के लिए है। अब से हम अच्छे दोस्त हैं। हालांकि छोटी गिलहरी यूयुए की बातें समझ नहीं पाती थी, लेकिन वह बहुत बुद्धिमान थी। यूयुए के हाव भाव से वह समझ जाती थी कि यूयुए का क्या मतलब है। वह यूयू के सामने कूद गया, फिर यूयू के हाथ से चॉकलेट ले ली और वापस पेड़ पर चला गया। यूयुए बेहद खुश थी, उसे लग रहा था कि यह एक बेहद जादुई अनुभव था। उसने वांगचू की तरफ देखा और बोली, पापा, मुझे छोटी गिलहरी का अखरोट जल्दी से दे दीजिए। मैं इसे अपने पास रखना चाहती हूँ, आप इसे खा नहीं सकते। वांगचू ने चिढ़कर कहा, चिंता मत करो, मैं इसे नहीं खाऊंगी। लेकिन, यूयुए, क्या तुम मुझे समझा सकती हो कि तुम्हारी चॉकलेट कहाँ से आई है? यूयुए के चेहरे पर खुशी का भाव पल भर में जम गया। ये चॉकलेट मम्मी ने मुझे दी है। ओह, क्या ऐसा है? वांगचू ने धीरे से कहा, तो क्या मुझे आपकी माँ को फोन करके पुष्टि करनी होगी? जैसे ही वह बोल रहा था, वांगचू ने ईमानदारी का हृदय सक्रिय कर दिया। और सच में, यूयुए ने अपना सिर नीचे कर लिया। मुझे माफ कर दो पापा, मैंने चुपके से खुद ही चॉकलेट ले ली थी। वांगचू ने कुछ बेबसी से कहा, यूयुए, मैं और मम्मी तुम्हें ज्यादा चॉकलेट नहीं खाने देते क्योंकि ज्यादा चॉकलेट खाना तुम्हारे शरीर के लिए हानिकारक है, इसका कोई फायदा नहीं। अगर तुम इसी तरह छुप छुप कर चॉकलेट खाती रहोगी, तो तुम आज्ञाकारी अच्छी बच्ची नहीं रहोगी। यूयुए के चेहरे पर घबराहट के कुछ निशान दिखाई दिए और उसने जल्दी से कहा, पापा, मैं अब कभी भी छुपकर चॉकलेट नहीं खाऊंगी। यूयुए अब से एक अच्छी बच्ची बनेगी। वांगचू नीचे बैठ गया, यूयुए के सिर पर हाथ फेरा और बोला, यूयुए, पापा और मम्मी तुम्हें चॉकलेट खाने से मना नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि चॉकलेट तुम्हारे लिए हानिकारक है, फायदेमंद नहीं। अगर तुम्हें कुछ खाने का मन हो तो पापा को बता देना, लेकिन अब चुपके से चॉकलेट जैसी मिठाई मत खाना, ठीक है? यूयुए ने सिर हिलाया। ठीक है, यूयुए अब ऐसा कभी नहीं करेगी। शाबाश मेरे बच्चे। वांगचू मुस्कुराते हुए बोली, चलो चलते हैं, हमने छोटी गिलहरी देख ली है, तो चलो वापस चलते हैं। बाद में पापा तुम्हें मछली पकड़ने ले जाएंगे, और फिर हम भुनी हुई मछली खाएंगे, ठीक है? यूयुए ने अपने होंठों के कोने पूछे, ठीक है, चलो मछली पकड़ने चलते हैं, हम भुनी हुई मछली खाएंगे।
आधे घंटे से भी अधिक समय बाद वांग चू युयुए को वापस औषधीय जड़ी बूटी केंद्र में ले जा चुका था। लगभग 1 घंटे की गतिविधियों के बाद युयुए को थोड़ी नींद आने लगी। वापस आकर वह वांग चू की बाहों में लेट गई और सो गई। वांग चू पहले युयुए को कार तक ले गया, फिर उसने देखा कि भाई ये उसकी ओर आ रहे हैं। भाई ये सब कैसा रहा? वांग चू ने मुस्कुराते हुए पूछा। भाई ये के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। श्री वांग, यह चेन के वास्तव में बहुत साहसी है, वह तो। इसके बाद भाई ये ने वांग चू को चेन के द्वारा किए गए हर काम के बारे में विस्तार से बताया। चेन के ने आपसे इस बारे में चर्चा भी नहीं की और कम से कम 50 किसानों को औषधीय जड़ी बूटियां उगाना सिखाने के लिए सहमत हो गया। यह कोई छोटा निवेश नहीं है। भाई ये की बातें सुनकर वांग चू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। भाई ये, आप तो सिर्फ हमारे निवेश को देख रहे हैं, लेकिन क्या आपको यह एहसास नहीं हुआ कि यह मामला हमारे औषधीय जड़ी बूटी आधार के लिए पूरी तरह से फायदेमंद है, इससे कोई नुकसान नहीं है। वांग चू ने मुस्कुराते हुए कहा, शाओक्यू पर्वत गांव के किसानों को औषधीय जड़ी बूटियां उगाने की अनुमति देने से एक तरफ तो हमारे औषधीय जड़ी बूटी केंद्र का उत्पादन बढ़ेगा, दूसरी तरफ, और यही सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, इससे शाओक्यू पर्वत के ग्रामीणों के हित हमारे औषधीय जड़ी बूटी केंद्र से जुड़ जाएंगे। इस तरह, अगर भविष्य में कोई हमारी औषधीय जड़ी बूटी संस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो औषधीय जड़ी बूटी संस्था के साथ अनुबंध करने वाले किसान सबसे पहले इसका विरोध करेंगे। इसके अलावा, इन हितों की पहल अभी भी हमारे हाथ में है। यह वाकई एक अच्छा विचार है। भाई ये दंग रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वांग चू वास्तव में चेनके के तरीके की सराहना करेंगे। हालांकि, वांग चू द्वारा समझाने के बाद भाई ये को लगा कि यह वास्तव में ऐसा ही प्रतीत होता है। चेनके कहाँ है? वांग चू ने पूछा। वह अभी भी बाहर है, क्या मुझे उसे बुला लेना चाहिए? वांग चू ने सिर हिलाते हुए कहा, उसे बुलाओ। इस मामले की आगे की कार्यवाही के लिए मुझे भाई ये को इस बारे में और अधिक चिंता करने के लिए कहना पड़ेगा। भाई ये ने ईमानदारी से हंसते हुए कहा, मुझे यही करना चाहिए। कुछ ही देर में चेन के वांग चू के सामने प्रकट हुई। वांग चू ने अपने चाचा की ओर देखा। हालांकि वह मन ही मन उन्हें बहुत नापसंद करता था, लेकिन वांग चू को एक बात माननी पड़ी। दशकों से व्यापार में लगे उसके चाचा में अब भी समस्याओं को सुलझाने की अद्भुत कला थी। आपने इस मामले को बहुत अच्छे से संभाला, वांग चू ने शांत भाव से कहा। चेनके ने सिर हिलाते हुए कहा, मैंने अभी तक इस मामले को पूरी तरह से नहीं सुलझाया है, क्योंकि इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति शामिल है जिससे मुझे अभी तक निपटना बाकी है। समय बहुत कम था, इसलिए मेरे पास पर्याप्त समय नहीं था। क्या आप झाओ तृतीय के बारे में बात कर रहे हैं? वांग चू ने हल्की सी मुस्कान दी। चेनके ने कुछ हैरानी से वांग चू की ओर देखा, फिर सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, यह झाओ तृतीय ही हैं। इस प्रक्रिया में मुझे यह पता नहीं चल पाया कि झाओ तृतीय ने इस मामले को क्यों उकसाया, न ही मुझे उनका उद्देश्य समझ आया। और मुझे विश्वास नहीं है कि वह केवल ग्रामीणों के कल्याण के लिए काम कर रहे थे। इस मामले को पूरी तरह से सुलझाने में आपको कितना समय लगेगा? वांग चू ने पूछा। चेनके ने एक पल सोचा, कम से कम आधा महीना, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने। ठीक है, मैं आपको उतना समय देता हूँ। वांग चू ने कहा, आपके पास फिलहाल 7 मिलियन के सूदखोरी के कर्ज हैं, है ना? चेनके ने कड़वाहट से सिर हिलाया। मैं तुम्हारे सूदखोरी वाले कर्ज चुकाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन ये 7 मिलियन तुम्हें मुफ्त में नहीं दिए जा रहे हैं। तुम्हें मेरे औषधीय जड़ी बूटी केंद्र में काम करना होगा। वांग चू ने कहा, मैं तुम्हें औषधीय जड़ी बूटी केंद्र का महाप्रबंधक बना देता हूं। औषधीय जड़ी बूटी केंद्र की वार्षिक शुद्ध आय का 1% तुम्हारा वेतन होगा। यानी, अगर तुम औषधीय जड़ी बूटी केंद्र की शुद्ध आय को 700 मिलियन से अधिक कर देते हो, तो हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। चेनके हैरान रह गया। उसने वांग चू की ओर देखा और बोला, तुम सचमुच औषधीय जड़ी बूटियों के आधार के मामले में मुझ पर भरोसा करते हो? क्या तुम्हें कोई चिंता नहीं है? वांग चू ने हंसते हुए कहा, चिंतित हो? क्या ये सिर्फ करोड़ों का निवेश नहीं है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतनी छोटी रकम की परवाह करूंगा? बेशक, ये अपनी काबिलियत साबित करने का भी मौका है। अगर तुम सच में वापसी करना चाहते हो, तो ये तुम्हारे लिए एक सुनहरा अवसर है। चेनके ने गहरी सांस ली। वांग चू, चिंता मत करो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगा। वांग चू ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। अगर तुम्हारी मां न होती, तो मैं तुम्हें कभी देखता भी नहीं। कुछ देर रुकने के बाद वांग चू ने कहा, आपका अगला काम कंपनी की संगठनात्मक संरचना और कर्मचारियों की नियुक्ति करना है। मैं 1 सप्ताह के भीतर परिणाम देखना चाहता हूं। क्या यह ठीक है? चेनके ने गंभीरता से कहा, कोई बात नहीं। अध्याय 467, मुझे सब कुछ चाहिए। वांग चू को एक ऐसे बॉस की आदत थी जो मामलों में दखल नहीं देता था, इसलिए अगर ये कांग महाप्रबंधक की जिम्मेदारी संभाल सकता था, तो वांग चू स्वाभाविक रूप से ये कांग को महाप्रबंधक बना देता। हालांकि,
आज की घटनाओं के माध्यम से वांग चू को यह भी एहसास हुआ कि ये कांग औषधीय जड़ी बूटियों की खेती में तो उत्कृष्ट था, लेकिन कुछ मामलों को संभालने में वह काफी अपरिपक्व था। अगर उन्हें महाप्रबंधक बना दिया गया तो यह किसी बत्तख को जबरदस्ती टहनी पर बिठाने जैसा होगा। प्रतिभाओं को सही पदों पर स्थापित करके ही उनकी अधिकतम क्षमता का एहसास कराया जा सकता है। चेन के की बात करें तो हालांकि वांगचू उसे पसंद नहीं करता था, लेकिन उसे यह मानना पड़ा कि उसके चाचा दशकों से व्यापार में थे और विवादों और स्थानीय मामलों को संभालने का उन्हें कुछ अनुभव था। चेन के को महाप्रबंधक बनाना और उनके हितों को औषधीय जड़ी बूटी बेस से जोड़ना, इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी कि वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं करेंगे। इसके अलावा इसे उसकी मां को दी गई व्याख्या के रूप में भी माना जा सकता है। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या वह इसे कारगर बना पाएगा, औषधीय जड़ी बूटी का आधार अब वांगचू के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं रह गया था। सब कुछ समझाने के बाद वांगचू ने कार के ट्रंक से एक बाल्टी और एक ग्रिल निकाली। इसी क्षण युयुए अचानक पिछली सीट से उठ बैठी और फूट फूट कर रोने लगी। वांगचू झट से उसके पास गई और बोली, युयुए क्या हुआ? क्या तुम्हें बुरा सपना आया था? अपने आंसू पोंछते हुए युयुए ने वांगचू की बाहों में खुद को फेंक दिया। पापा, मैंने अभी एक सपना देखा। मैंने सपने में देखा कि मैं छोटी गिलहरी के साथ खेलने गई थी, लेकिन उसने मुझे नजरअंदाज कर दिया। हाय हाय हाय। वांगचू थोड़ा चिढ़ गया। उसने धीरे से युयुए की पीठ थपथपाई और धीमी आवाज में कहा, चिंता मत करो युयुए, तुम दोनों अच्छे दोस्त हो, वह तुम्हें कैसे नजरअंदाज कर सकता है? युयुए ने सिसकते हुए कहा, पापा, सच में? वांगचू ने गंभीरता से सिर हिलाया, बिल्कुल सच है। तो जब समय आएगा क्या मैं नन्ही गिलहरी के साथ खेलने जा सकती हूँ? युयुए ने पूछा, क्या नन्ही गिलहरी मुझे अपने पास जमा की हुई स्वादिष्ट चीजें खाने के लिए बुला सकती है? वांगचू ने अपनी नाक रगड़ते हुए कहा, तुम्हें यह कर लेना चाहिए, और युयुए को भी छोटी गिलहरी के लिए कुछ स्वादिष्ट चीजें तैयार करनी चाहिए। अच्छे दोस्तों को एक दूसरे के साथ चीजें साझा करनी चाहिए। युयुए ने सिर हिलाया। हम उस समय पापा और मम्मी को युयुए को चॉकलेट देनी होगी, नहीं तो युयुए छोटी गिलहरी के साथ साझा नहीं कर पाएगी। वांगचू के होंठ फड़क उठे। उसे पूरा शक था कि युयुए सिर्फ चॉकलेट पाने के लिए इस मौके का फायदा उठा रही है। इस समय युयुए ने अपने छोटे से पेट को ढंकते हुए कहा, पापा, मुझे भूख लगी है। चलिए मछली पकड़ने चलते हैं और भुनी हुई मछली खाते हैं। यह कहते हुए युयुए ने अपने होंठों को चाटा। उसकी आंखों में थोड़ी सी उम्मीद झलक रही थी। वांगचू मुस्कुराए और बोली, मैंने सब कुछ तैयार कर लिया है युयुए, चलो अब चलते हैं। युयुए की आंखें चमक उठी। ठीक है। शियाओक्यू पर्वत के आसपास एक गहरी झील थी, जो छोटी नहीं थी, खरपतवारों से भरी हुई थी, और यहाँ बहुत कम लोग आते थे। ऐसा कहा जाता था कि एक बार एक बच्चा झील में गिर गया और डूब गया, इसलिए स्थानीय लोग झील को अशुभ मानते थे, और समय के साथ कोई भी उसके पास नहीं जाता था। वांगचू ने एक हाथ से युयुए को उठाया हुआ था और दूसरे हाथ में एक कुल्हाड़ी पकड़ी हुई थी, जिससे वह चलते हुए आसपास की खरपतवारों को काटता हुआ एक छोटा रास्ता साफ कर रहा था। झील के किनारे पहुंचकर वांगचू को एक अपेक्षाकृत खुली जगह मिली और उसने युयुए को वहां बिठा दिया। फिर उसने ग्रिल लगाई। पापा, क्या हम भुनी हुई मछली खाने वाले हैं? युयुए उनके बगल में बैठ गई और पूछा। वांगचू मुस्कुराया और बोला, हाँ, हम बाद में मछली पकड़ेंगे, और मछली पकड़ने के बाद हम भुनी हुई मछली खाएंगे। युयुए के चेहरे पर अधीरता का भाव था। पापा, जल्दी से मछली पकड़ो, युयुए भी मछली पकड़ना चाहती है। वांगचू मुस्कुराई। ठीक है, पापा युयुए को मछली पकड़ना सिखाएंगे, लेकिन युयुए को ध्यान देना होगा। अगर कोई मछली कांटा पकड़े तो युयुए को पापा को जरूर बताना होगा, ठीक है? युयू समझता है। यह कहते हुए युयुए ने अपना छोटा सा मछली पकड़ने वाला कांटा लहराया और फिर चुपचाप झील की सतह को देखने लगी। वांगचू ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, फिर युयुए के बगल में बैठ गया और मछली पकड़ना शुरू कर दिया। इस गहरी झील में बहुत सारी मछलियां थीं, सभी गोल मटोल मीठे पानी की मछलियां थीं। और यहाँ मछली पकड़ने के लिए बहुत कम लोग आते थे, इसलिए यहाँ की मछलियां काफी नासमझ थीं। कांटे पर चारा देखते ही वे तुरंत उसके चारों ओर जमा हो गईं। पापा, पापा, जल्दी देखो कितनी सारी मछलियां हैं। कई मछलियों को इकट्ठा होते देख युयुए के चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई दी और वह जोर से चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाई। तेज आवाज से मछलियां चौंक गईं और शोर सुनकर वे तुरंत इधर उधर बिखर गईं। पापा, पापा, वे भाग गए। उन्हें जल्दी पकड़ो। युयुए ने निराशा में पैर पटका। वांगचू मुस्कुराया और बोला, युयुए, जल्दी मत करो। मछली पकड़ने के लिए धैर्य रखना जरूरी है। जब मछली कांटा पकड़ने वाली हो तो शांत और धैर्यवान रहना चाहिए। मछली के कांटे में फंसते ही जब हम उसी क्षण रील खींचते हैं, तभी हम उसे पकड़ सकते हैं। युयुए को कुछ हद तक बात समझ में आई, फिर वह वांगचू के साथ ही बैठी रही। जल्द ही मछलियों को पता चल गया कि कोई खतरा नहीं है और वे फिर से इकट्ठा हो गईं। इस बार जब युयुए ने मछली को देखा तो उसने अपना मुंह कसकर बंद कर लिया। उसकी आंखें उम्मीद से भर गईं।
अंततः युयुए ने महसूस किया कि उसकी मछली पकड़ने वाली छड़ी डूब रही है, और अपने छोटे हाथ से खींचने पर चारा के दूसरे छोर पर एक मोटी काप मछली फंस गई। पापा पापा, जल्दी आइए, मैंने मछली पकड़ी है। युयुए का चेहरा बेहद उत्साहित था, मानो उसे किंडरगार्टन में एक छोटा सा लाल फूल मिल गया हो। वांगचू ने झटपट अपनी मछली पकड़ने वाली छड़ी नीचे फेंक दी और दौड़कर वहां पहुंचा। इतनी बड़ी काप मछली में पानी में काफी ताकत होती है। अगर काप मछली युयु को झील में खींच ले जाए तो क्या होगा? लेकिन वांगचू को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि युयुए काफी मजबूत थी। पानी में छटपटाती काप मछली युयुए को अपनी ओर नहीं खींच रही थी, बल्कि युयुए उसे खींचकर लगभग किनारे तक ले जा रही थी। वांगचू की मदद से युयुए ने सफलतापूर्वक एक बड़ी काप मछली को बाहर निकाला। इसका वजन पूरे 7 या 8 किलो था। वाह, कितनी बड़ी मछली है! युयुए ने उस विशाल काप मछली को देखा, उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। पापा, यह किस तरह की मछली है? यह तो काप मछली है। वांगचू ने कहा, काप मछलियों के मुंह के पास 2 लंबी मूंछें होती हैं, इसलिए लोक कथाओं में काप के अजगर में बदलने की एक किंवदंती है। कहा जाता है कि अगर काप ड्रैगन गेट को पार कर ले तो वह एक दिव्य अजगर बन सकती है। युयुए चौंक गई। क्या यह मछली इतने बड़े अजगर में बदल सकती है? युयुए की धारणा में ड्रैगन बहुत शक्तिशाली जानवर होते हैं, लेकिन इतनी छोटी मछली ड्रैगन में कैसे बदल सकती है? ये तो लोककथा है, काप मछली सचमुच ड्रैगन में नहीं बदल सकती। वांगचू ने मुस्कुराते हुए कहा, इतनी गोल मटोल काप मछली को अगर धीमी आंच पर पकाया जाए तो वह बेहद स्वादिष्ट होगी। अगर इसे मछली के सूप में बनाया जाए तो भी इसका स्वाद लाजवाब होगा, और अगर इसे ग्रिल किया जाए तो यह इतनी खुशबूदार और स्वादिष्ट होगी कि इसकी महक चारों ओर फैल जाएगी। वांगचू के वर्णन को सुनकर युयुए के मुंह में मानो पानी आ गया था। पापा पापा, मुझे भुनी हुई मछली चाहिए, मुझे मछली का सूप चाहिए। युयुए उछलते हुए बोली, मछली का सूप, ग्रिल्ड मछली, मुझे दोनों चाहिए। अध्याय 468 मैं पापा को चूमना चाहती हूँ। वांगचू मुस्कुराए और बोली, ठीक है, पापा तुम्हारे लिए सब कुछ बना देंगे। इसके साथ ही वांगचू ने अपनी कमरबंद से एक लोहे का बर्तन निकाला। अब यहाँ कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था, इसलिए वांगचू को कोई झिझक नहीं थी। वांगचू को हवा से लोहे का बर्तन प्रकट करते देख युयुए की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या पापा जादूगर हैं? कितना अद्भुत! वांगचू मुस्कुराए और बोली, पापा जादूगर तो नहीं हैं, लेकिन पापा युयुए के सुपरहीरो हैं। सुपरहीरो? युयुए ने खुशी से कहा, पापा मेरे सुपरहीरो हैं। तो चलिए कुछ और मछलियां पकड़ते हैं, और पापा आपके लिए ग्रिल्ड फिश बनाएंगे, ठीक है? युयुए ने जल्दी से सिर हिलाया, ठीक है, ठीक है। जल्द ही वांगचू और युयुए को 10 मिनट से भी कम समय में भरपूर फसल मिल गई। बाल्टी में पहले से ही कई क्रूसियन काप, सिल्वर काप और कॉमन काप मौजूद थीं। वांगचू ने झील के किनारे अपने साथ लाए औजारों से मछलियों को साफ करने के बाद उन्हें मैरिनेट करना शुरू कर दिया। वांगचू की स्टोरेज बेल्ट में रसोई के बर्तनों और मसालों का पूरा सेट था, और जल्द ही वांगचू ने मैरिनेट की हुई मछली को ग्रिल पर रख दिया। उसी समय एक बड़े लोहे के बर्तन में स्वादिष्ट क्रूसियन काप सूप उबल रहा था। युयुए ने थोड़ी देर तक ग्रिल के चारों ओर चक्कर लगाया, फिर एक उत्सुक छोटी गिलहरी की तरह बड़े लोहे के बर्तन के चारों ओर चक्कर लगाया। युयुए को इस हालत में देखकर वांगचू के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया। युयुए, मछली का सूप पीने से पहले काफी देर तक उबलना चाहिए। क्या तुम अब पापा के साथ कोई खेल खेलना चाहती हो? युयुए ने पलकें झपकाते हुए पूछा, कौन सा खेल? सच का खेल? वांगचू ने गंभीरता से कहा, हम एक दूसरे से सवाल पूछेंगे और दूसरे को ईमानदारी से जवाब देना होगा। अगर वे जवाब नहीं देना चाहते तो उन्हें दूसरे को चूमना होगा। कैसा रहेगा? युयुए ने पलकें झपकाईं। ठीक है, ठीक है। वांगचू ने गला साफ करते हुए कहा, क्या मैं पहले पूछूं या युयुए पहले पूछे? युयुए पहले। युयुए ने तुरंत कहा, पापा, क्या युयुए आपके दिल में सबसे प्यारी और खूबसूरत लड़की है? वांगचू मुस्कुराया, बेशक, युयुए मेरे दिल में सबसे प्यारी और खूबसूरत लड़की है। युयुए खिलखिलाकर हंस पड़ी, उसके चेहरे पर खुशी और जीत की मुस्कान थी। मम्मी से भी ज्यादा सुंदर। वांगचू थोड़ी देर रुकी और फिर बोली, जब युयु बड़ी होगी तो वो मम्मी से भी ज्यादा खूबसूरत होगी। युयुए संतुष्ट थी। उसने हाथ हिलाकर कहा, अब पापा की बारी है। वांगचू ने एक पल सोचा और कहा, तो युयुए, क्या तुम्हें लगता है कि पापा ने कुछ गलत किया है? युयुए ने पलकें झपकाईं, फिर आगे झुककर वांगचू के गाल पर चुंबन लिया। वांगचू थोड़ा असमंजस में था। इसका क्या मतलब था? क्या इसका मतलब यह था कि वह इतने अच्छे पिता थे कि युयुए को उनमें कोई कमी नहीं दिखी, या इसका मतलब यह था कि उनमें कमियां थीं, लेकिन युयुए उन्हें कहने की हिम्मत नहीं कर पाए? युयुए की इस हरकत से वांगचू थोड़ा हैरान रह गया। पापा, आप मम्मी से कैसे मिले? क्या आपने मम्मी को प्रपोज किया था? युयुए ने उत्सुकता से पूछा। वांगचू के होंठ फड़कने लगे। युयुए, यह सवाल तुम्हारे लिए थोड़ा ज्यादा ही मुश्किल है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ। युयुए ने अपने चेहरे की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर पापा जवाब नहीं देना चाहते तो युयुए को किस करो। तुम छोटे बदमाश।
वांग चू ने अपनी आंखें घुमाईं और फिर युयुए को चूम लिया। अब मेरी बारी है, वांग चू ने कहा। युयुए, तुम्हारे लिए किंडरगार्टन की सबसे यादगार बात क्या है? क्या तुम इसे पापा के साथ साझा कर सकती हो? युयुए ने पलकें झपकाईं, फिर झुककर दूसरी तरफ वांग चू को चूम लिया। वांग चू ने अपना चेहरा छुआ। युयुए, क्या तुम्हारे पास कुछ भी यादगार नहीं है? युयुए ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, युयुए के पास पापा के साथ साझा करने के लिए बहुत सी चीजें हैं। तो फिर आप? क्योंकि युयुए पापा को चूमना चाहती थी। युयुए ने थोड़ी शर्माते हुए कहा, पापा ने युयुए से जो भी पूछा, युयुए उसके बारे में बाद में बात कर सकती है। वांगचू को ऐसा लगा मानो उसका दिल पल भर में पिघल गया हो। युयुए, लेकिन तुम बाद में पापा को किस कर सकती हो? वांगचू ने मुस्कुराते हुए कहा। युयुए ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, युयुए एक लड़की है, और वह यूं ही दूसरे लड़कों को चूम नहीं सकती। तो क्या पापा दूसरे लोग हैं? वांगचू ने पूछा। युयुए ने अपना सिर झुकाया और कुछ पल सोचा, फिर मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, पापा दूसरे लोग नहीं हैं, पापा मेरे सुपरहीरो हैं। तो क्या युयुए पापा को कभी भी चूम सकती है? वांगचू ने युयुए की छोटी सी नाक को चुटकी से दबाया और कहा, बेशक, जब तक युयुए चाहे, वह पापा को कभी भी चूम सकती है। युयुए खिलखिलाकर हंस पड़ी और फिर वांगचू के गले लगकर बोली, पापा सबसे अच्छे हैं, पापा दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। वांगचू ने भी युयुए को गले लगाया और भावुक होकर कहा, युयुए दुनिया की सबसे अच्छी बेटी है। जब वे दोनों एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे, तभी जलने की हल्की सी गंध आई। अरे नहीं, ग्रिल्ड मछली जल रही है। डॉट डॉट डॉट। हालांकि आखिरी समय में बचाव के कारण ग्रिल्ड मछली जलने से बच गई, लेकिन कुरकुरी और खुशबूदार मछली की त्वचा ने युयु को बेहद स्वादिष्ट बना दिया। मैं खुद को रोक नहीं पाया और उसकी लार निगल ली। पापा, क्या अब हम खाना खा सकते हैं? वांगचू ने उस पर फूंक मारी, मछली का एक टुकड़ा तोड़ा और युयुए के मुंह में डाल दिया। खाओ, भुनी हुई मछली खाओ, फिर हम मछली का सूप पिएंगे। कुरकुरी और खुशबूदार ग्रिल्ड मछली युयुए के मुंह में गई। वांगचू ने उस पर फूंक मारी थी, इसलिए उसका तापमान बिल्कुल सही था। युयुए ने मछली का मांस झटपट निगल लिया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका मुंह भुनी हुई मछली की सुगंध से भर गया हो। पापा, मुझे और चाहिए। एक टुकड़ा ग्रिल्ड मछली खाने के बाद युयुए को और भी भूख लगने लगी। वांगचू मुस्कुराए और मछली का एक और टुकड़ा तोड़कर युयुए के मुंह में डाल दिया। युयुए ने खाना खाते हुए कहा, पापा, मैं खुद खाना खाना चाहती हूँ, मैं कर सकती हूँ। वांगचू हिचकिचाया, इस भुनी हुई मछली में अभी भी बहुत सारी हड्डियां हैं, क्या तुम सचमुच इसे खुद खाना चाहते हो? युयुए ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं कर सकती हूँ, पापा आप भी खा लीजिए, आपको मेरी देखभाल करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद खा सकती हूँ। वांगचू ने सिर हिलाया, ठीक है, तो तुम खुद खा लो, लेकिन ध्यान रखना कि मछली की हड्डी से तुम्हारा गला न घुट जाए, ठीक है? युयुए ने आत्मविश्वास से कहा, पापा, चिंता मत करो। इतना कहकर युयुए ने वांगचू द्वारा दी गई भुनी हुई मछली ली, अपना छोटा सा मुंह खोला और मछली का मांस थोड़ा थोड़ा करके खाने लगी। खाते हुए वह बोली, मेरे पापा की भुनी हुई मछली सच में बहुत स्वादिष्ट है। वांगचू को यह देखकर राहत मिली कि युयुए खुद से मछली खा सकती है। लेकिन इस ग्रिल्ड मछली की खुशबू वाकई बहुत ही मनमोहक थी। पिता और बेटी जब बड़े चाव से भुनी हुई मछली खा रहे थे, तभी दूर से दो आकृतियां दिखाई दी। भाई, क्या मेरी नाक में कुछ गड़बड़ है? मुझे बार बार भुनी हुई मछली की गंध क्यों आ रही है? यह तो बहुत ही खुशबूदार है। अरे यार, मुझे भी वही गंध आ रही है। लगता है आगे ही है, चलो जाकर देखते हैं, लगता है उस झील के पास ही है। भाई, भाई, क्या उन्होंने नहीं कहा था कि उस झील में कोई डूब गया है? दिन दहाड़े भुनी हुई मछली की गंध कैसे आ सकती है? क्या यह कोई प्रतिशोधी आत्मा हो सकती है? क्या तुम मूर्ख हो? क्या तुम्हारे परिवार के भूत दिन दहाड़े बाहर आ जाते हैं? यह सच है। वांगचू ने अपना सिर घुमाया और देखा कि 30 वर्ष की आयु के दो व्यक्ति उसकी दृष्टि में प्रकट हुए, और उनके हाथों में एक पिंजरा था जिसके अंदर 3 छोटी गिलहरियां थीं। 469 गिलहरी के लिए ऑक्टोपस सूप। जब उन दोनों पुरुषों ने वांगचू और युयुए को देखा, तो उनके चेहरों पर मौजूद थोड़ा तनावपूर्ण भाव कम हो गया। दृश्य को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि एक पिता अपनी बेटी को पिकनिक पर ले जा रहा है। बड़े भाई, मुझे भूख लगी है। उनमें से एक युवक ने अपने होंठ चाटे और कहा, मुझे लगता है कि उनके पास अभी भी काफी भुनी हुई मछली बची है। क्या हम कुछ खरीदने चलें? दूसरे आदमी ने आंखें घुमाते हुए कहा, तुम अपनी इस लालची आदत को कब बदलोगे? क्या हमारे बैग में कंप्रेस्ड बिस्कुट नहीं हैं? दबाए हुए बिस्कुट ग्रिल्ड मछली जितने स्वादिष्ट बिल्कुल नहीं होते। इतना कहकर वह व्यक्ति सीधे वांगचू के पास चला गया। भाई, आपकी भुनी हुई मछली की खुशबू बहुत अच्छी है। क्या आप हमें कुछ बेच देंगे? उस आदमी ने बेशर्मी से पूछा। वांगचू ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। यह चपटे बालों वाला आदमी उसे काफी जाना पहचाना लग रहा था। अगर भूख लगी हो तो खा लो। मैं और मेरी बेटी ज्यादा नहीं खाते। वांगचू ने बारबेक्यू रैक पर रखी भुनी हुई मछली की ओर इशारा करते हुए कहा, मुलाकात तो किस्मत की बात है, संकोच मत करो।
चपटे बालों वाला आदमी बहुत खुश हुआ, सच में? तो फिर हम औपचारिकता नहीं निभाएंगे? इतना कहकर उसने हाथ बढ़ाया और बारबेक्यू रैक से एक भुनी हुई मछली उठा ली। आह, बहुत गर्मी है। उसके हाथों में भुनी हुई मछली उछल रही थी और फिर उसने झटपट एक बड़ा निवाला ले लिया। वाह, यह तो वाकई बहुत स्वादिष्ट है। सी सिटी के बड़े बड़े रेस्टोरेंट में भी मैंने कभी इतनी स्वादिष्ट ग्रिल्ड मछली नहीं खाई। एक निवाला खाते ही चपटे बालों वाला आदमी वांग चू के खाना पकाने के कौशल से तुरंत प्रभावित हो गया। बड़े भाई, आकर एक निवाला चखिए, यह बहुत स्वादिष्ट है। बड़ा भाई चलकर पास आया, अपने कम होनहार छोटे भाई पर एक नजर डाली और वांग चू से कहा, आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें। वांग चू मुस्कुराए और बोली, कोई बात नहीं। क्या आप सी सिटी से हैं? बड़े भाई ने सिर हिलाते हुए कहा, हम सचमुच सी सिटी से हैं। क्या संयोग है, हम दोनों भी सी सिटी से हैं। वांग चू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आइए, एक ग्रिल्ड मछली चख कर देखिए, मुझे अपने खाना पकाने पर पूरा भरोसा है। चपटे बालों वाले आदमी ने यह भी कहा, बड़े भाई, एक टुकड़ा चख कर देखो, यह सचमुच मेरे जन्म से लेकर अब तक खाई गई सबसे बेहतरीन ग्रिल्ड मछली है। बड़ा भाई थोड़ा अवाक रह गया, वह आमतौर पर अपने छोटे भाई के साथ बुरा बर्ताव नहीं करता था, तो फिर वह ऐसे गंवार की तरह क्यों व्यवहार कर रहा था जिसने कभी दुनिया देखी ही न हो। हालांकि जब बिग ब्रदर ने ग्रिल्ड मछली का एक टुकड़ा खाया तो उसकी आंखें भी चौड़ी हो गईं। मछली की ताज़ी सुगंध और बारबेक्यू की कुरकुरी बनावट का मिश्रण बिग ब्रदर के मुंह में तुरंत एक धमाका कर गया। इस क्षण उसे आखिरकार समझ में आ गया कि उसके छोटे भाई का क्या मतलब था। उसकी तो बात ही छोड़िए, उसने खुद भी कभी इतनी स्वादिष्ट ग्रिल्ड मछली नहीं खाई थी। क्या यह पिता राष्ट्रीय स्तर का प्रथम श्रेणी का शेफ है? इसी क्षण युयुए ने बड़े भाई के हाथ में पिंजरा देखा और पिंजरे के अंदर छोटी गिलहरी को भी देखा। उसकी आंखों में हैरानी का भाव झलक रहा था। पापा, युयुए ने धीरे से वांग चू का हाथ खींचा, फिर बड़े भाई के पिंजरे में बंद छोटी गिलहरी की ओर इशारा किया। वांग चू ने युयुए को धीरे से थपथपाया और फुसफुसाते हुए कहा, मुझे पता है। चपटे बालों वाले आदमी ने यूयू की हरकत देखी, फिर शरारती मुस्कान के साथ यूयू के सामने बैठ गया। छोटी बच्ची, क्या तुम्हें छोटी गिलहरी पसंद है? यूयू एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर वांग चू के पीछे छिप गई और सिर हिलाया। चपटे बालों वाले आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, अगर तुम मुझे पीने के लिए कुछ मछली का सूप दोगे, तो मैं तुम्हें एक छोटी गिलहरी देने पर विचार कर सकता हूँ। यूयू की आंखें चमक उठी, सच में? बेशक, चाचा जी वयस्क हैं और किसी बच्चे से झूठ नहीं बोलेंगे। युयुए एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर मुड़ी और एक छोटे कटोरे में मछली का सूप भरकर चपटे बालों वाले आदमी को देते हुए बोली, चाचा जी, मैं आपको मछली का सूप भेंट कर रही हूँ, क्या आप मुझे एक छोटी गिलहरी दे सकते हैं? चपटे बालों वाले आदमी ने मछली का सूप लिया और उसे एक ही घूंट में पी गया। सुगंधित और स्वादिष्ट, जिसका स्वाद देर तक मुंह में बना रहता है। चपटे बालों वाले व्यक्ति ने संतुष्टि से कहा, इतने शुद्ध और स्वादिष्ट मछली के सूप का स्वाद मैंने बहुत समय बाद लिया है। उसके बोलने से पहले ही युयुए एक और कटोरा ले आए। चपटे बालों वाले आदमी ने खुशी खुशी उसे ले लिया और वह एक और कटोरा था। जैसे ही दूसरा कटोरा खत्म हुआ, युयुए एक और कटोरा ले आए। चपटे बालों वाले आदमी ने अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, छोटी बच्ची, यह मछली का सूप सचमुच बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन मैं अब और नहीं पी सकता। युयुए ने पलकें झपकाईं, फिर मछली का सूप उस आदमी के बड़े भाई को दे दिया। इस समय उस आदमी का बड़ा भाई वांग चू से बात कर रहा था। भाई, तुम अपनी बेटी को अकेले पिकनिक पर ले जा रहे हो, क्या तुम्हें खतरे का डर नहीं है? यहाँ अक्सर सांप और दूसरे जीव जंतु पाए जाते हैं। बड़े भाई ने भुनी हुई मछली खाते हुए वांग चू से कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें और तुम्हारी बेटी को यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। वांग चू मुस्कुराया और बोला, ठीक है, हम थोड़ी देर में निकलेंगे। तुम इन गिलहरियों को पकड़ रहे हो, क्या तुम्हें संबंधित अधिकारियों द्वारा पकड़े जाने का डर नहीं है? उस आदमी के बड़े भाई ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा, हालांकि ये जंगली छोटी गिलहरियां हैं, लेकिन ये संरक्षित जानवर नहीं हैं। 20 से कम गिलहरियों का शिकार करना गैरकानूनी नहीं है। वांग चू ने उत्सुकता से पूछा, सच में? मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं था। चूंकि हम इन छोटी गिलहरियों को पकड़ रहे हैं, इसलिए हमने संबंधित नियमों की अच्छी तरह से जांच कर ली है। उस आदमी के बड़े भाई ने मुस्कुराते हुए कहा। वांग चू ने सिर हिलाते हुए कहा, तो बात ऐसी है। लेकिन क्या इन छोटी गिलहरियों के कई विक्रेता हैं? पहले तो ऐसे लोग ज्यादा नहीं थे, लेकिन हाल ही में एक छोटा सा वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में एक ब्लॉगर की अपने पालतू गिलहरी के साथ रोजाना की बातचीत दिखाई गई थी और इससे गिलहरी के बाजार में तुरंत उछाल आ गया, इसीलिए हम भी अपनी किस्मत आजमाने आए हैं। उस आदमी के बड़े भाई ने पिंजरे की ओर इशारा करते हुए कहा, यह छोटी गिलहरी सी सिटी के फूल और पक्षी बाजार में कम से कम 300 युआन में बिक सकती है। अगर कोई उदार खरीदार मिल जाए, तो यह 1000 युआन में भी बिक सकती है। वांग चू थोड़ा हैरान था, कीमत में इतना उतार चढ़ाव है। ये चीजें स्वभाव से ही दुर्लभ हैं, इनका बाजार तो है लेकिन कोई निश्चित कीमत नहीं है। उस आदमी के बड़े भाई ने मुस्कुराते हुए कहा।
इसी क्षण यूयूए ने मछली का सूप सौंप दिया। उस आदमी के बड़े भाई ने कुछ हैरानी के साथ मछली का सूप लिया और कहा, भाई तुम्हारी बेटी सचमुच बहुत प्यारी और खूबसूरत है। इतना कहकर उसने मछली का सूप एक ही घूंट में पी लिया। उस आदमी को मछली का सूप पीते देख यूयूए का चेहरा उत्साह से चमक उठा। चाचा जी, मैंने आपको मछली का सूप पीने को दे दिया है, तो अब आप मुझे छोटी गिलहरी दे दीजिए, ठीक है? यूयूए चपटे बालों वाले आदमी के सामने दौड़ी और गंभीरता से बोली। चपटे बालों वाले आदमी ने भी देर नहीं की, उसने अपनी छाती थपथपाते हुए कहा, चिंता मत करो चाचा, अपना वादा जरूर निभाएंगे। बड़े भाई, गिलहरियों वाला पिंजरा ले आओ, मैं इस प्यारी सी बच्ची को एक छोटी गिलहरी देना चाहता हूँ। उस आदमी के बड़े भाई ने कुछ नहीं कहा और पिंजरा सीधे अपने छोटे भाई को सौंप दिया। चपटे बालों वाले आदमी ने यूयू के सामने पिंजरा रख दिया। छोटी दोस्त, एक चुन लो। यूयू जमीन पर उकड़ू बैठ गई। तभी उसने देखा कि अंदर एक छोटी गिलहरी उछल कूद कर रही है और उसकी आंखें चमक उठीं। क्या यह उसकी छोटी गिलहरी दोस्त नहीं थी? यूयूए ने पिंजरे की ओर इशारा करते हुए कहा, चाचा जी, मैंने आपको मछली के सूप के 3 कटोरे दिए थे ताकि मुझे 3 छोटी गिलहरियां मिल सकें, है ना? अध्याय 470, एक छोटी गिलहरी को गोद लेना। चपटे बालों वाला आदमी जम गया। ये 3 छोटी गिलहरियों में कैसे बदल गया? यह सही नहीं है ना? उन्होंने पहले ऐसा नहीं कहा था। लेकिन अपने पिछले वादे को याद करते हुए ऐसा लग रहा था कि उसने स्पष्ट रूप से नहीं कहा था। हालांकि, क्या इसी वजह से उस छोटी बच्ची ने उसे लगातार 3 कटोरी मछली का सूप दिया था? यह छोटी बच्ची सचमुच बहुत ही भयानक थी, है ना? चाचा जी, आपने कहा था कि आप किसी बच्चे से झूठ नहीं बोलेंगे, है ना? यूयूए ने सीधे बालों वाले आदमी से गंभीरता से कहा। चपटे बालों वाला आदमी तुरंत ही दुविधा में पड़ गया। यूयूए की मासूम और प्यारी आंखों को देखकर उसे मना करना मुश्किल था, लेकिन इन तीनों नन्ही गिलहरियों को बड़ी मेहनत से पकड़ा गया था। अगर वे इन सब को उस छोटी बच्ची को दे देते, तो दिन भर की उनकी सारी मेहनत बेकार हो जाती। अच्छा, 3 नन्ही गिलहरियां, तुम सबकी देखभाल नहीं कर पाओगे। तुम्हें बस एक ही लेनी चाहिए। चपटे बालों वाले आदमी ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, वैसे भी, मेरा मतलब पहले सिर्फ तुम्हें एक नन्ही गिलहरी देना था। अगर मैं तुम्हें इतनी सारी दे दूं, तो क्या तुम उनकी देखभाल कर पाओगे? यूयूए ने खुशी से कहा, चिंता मत करो, अंकल, हमारा घर बहुत बड़ा है। 3 नन्हे गिलहरियों की देखभाल करना कोई समस्या नहीं है। यूयूए के ये सब कहने के बाद, चपटे बालों वाले आदमी को लगा कि उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। उन आदमियों में से बड़ा भाई पास आया, अपने छोटे भाई को घूर कर देखा और फिर वांग चू से कहा, भाई, हम कंजूस नहीं हैं। आज हमने कुल मिलाकर सिर्फ 3 छोटी गिलहरियां पकड़ी हैं। अगर हम ये सब तुम्हारे बच्चे को दे दें, तो आज हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। वांग चू मुस्कुराए और बोली, यूयूए, कैसा रहेगा अगर हम सिर्फ एक छोटी गिलहरी चुनें, तुम्हारा क्या ख्याल है? यूयूए ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं नहीं, ये तीनों छोटी गिलहरियां बहुत प्यारी हैं, मुझे ये सब चाहिए। वांगचू थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था। उसने उस आदमी के बड़े भाई की ओर देखा और कहा, क्या कहते हो, मेरी बेटी को ये छोटी गिलहरियां बहुत पसंद हैं। आप जो भी कीमत बताएं, मैं सब ले लूंगा। दोनों पुरुषों ने आश्चर्य भरी नजरों से एक दूसरे का अभिवादन किया। छोटी गिलहरियों को मुझे बेच दो, तुम्हें खरीदार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं? वांगचू ने मुस्कुराते हुए कहा, अपनी कीमत बताओ। उन आदमियों में से बड़े भाई ने एक पल के लिए हिचकिचाते हुए कहा, भाई, अगर आप सचमुच इन्हें चाहते हैं, तो हमें अदला बदली करने में कोई आपत्ति नहीं है। हमने इन्हें मूल रूप से पैसे के लिए बेचने के इरादे से पकड़ा था, लेकिन चूंकि भाई इन्हें चाहते हैं, इसलिए 2 गिलहरियां 500 युआन में और बची हुई एक गिलहरी हम आपको उपहार में देंगे। वांगचू मुस्कुराया, कुछ नहीं बोला और अपने बटुए से 600 युआन निकाले। मैं पिंजरे भी ले लूंगा। दोनों भाइयों ने पैसे लिए, फिर अपना सामान पैक किया और चले गए। उनके लिए ये तीनों छोटी गिलहरियां कोई दुर्लभ प्रजाति नहीं थीं, और इनके बदले 600 युआन मिलना अच्छा सौदा था। इसके अलावा, दोनों भाइयों ने अभी अभी भुनी हुई मछली और मछली का सूप खाया था। कुल मिलाकर, यह कोई नुकसान नहीं था। वांगचू का मूल इरादा इन दोनों भाइयों को सबक सिखाने का था, लेकिन उसने पाया कि हालांकि वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, वे भले लोग थे, इसलिए वांगचू ने उनकी शिकायत करने की योजना नहीं बनाई। पापा, चलिए इन नन्ही गिलहरियों को छोड़ देते हैं। यूयूए उम्मीद से भरी आंखों से वांगचू के पास आए। वांगचू मुस्कुराई, ठीक है, तो हम उन्हें तुरंत रिहा कर देंगे। यूयूए, तुमने पापा को पहले क्यों नहीं बताया? यूयूए थोड़ी शर्मिंदा थी, क्योंकि वे छोटी गिलहरियों को पकड़ते हैं, तो वे जरूर बुरे लोग होंगे। अगर उन्होंने पापा को चोट पहुंचाई तो अच्छा नहीं होगा। इसलिए वांगचू थोड़ी देर रुका, फिर यूयूए को गोद में उठाकर चूमा और बोला, यूयूए सचमुच पापा की लाडली बेटी है। चलो, नन्ही गिलहरियों को आजाद करते हैं। वांगचू यूयूए को वापस शियाओकियू पर्वत के जंगल में ले गया और यूयूए ने पिंजरा खोल दिया। नन्ही गिलहरियों, जब तुम जंगल में वापस जाओ, तो अच्छे से रहना और फिर कभी किसी अजनबी के हाथों में मत आना। यूयूए ने पिंजरे का दरवाजा खोलते हुए बुदबुदाया।
3 छोटी गिलहरियां पलक झपकते ही पिंजरे से बाहर निकल आईं। 2 छोटी गिलहरियां तुरंत बाहर निकलीं और जंगल में गायब हो गईं, जबकि शेष एक छोटी गिलहरी यूयू के सामने खड़ी रही। छोटी गिलहरी, तुम वही छोटी गिलहरी हो जिससे मैं पहले मिली थी, है ना? यूयू जमीन पर बैठ गई और छोटी गिलहरी को देखते हुए बोली, जल्दी जाओ, अब से सावधान रहना। वांगचू यूयू के पीछे खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। हालांकि यूयू को खाने पीने का बहुत शौक था, फिर भी उसका दिल बहुत दयालु था। छोटी गिलहरी यूयू के सामने खड़ी हुई, कुछ बार चींची की और फिर गायब हो गई। यूयू के चेहरे पर थोड़ी सी निराशा झलक रही थी। कितना अच्छा होता अगर नन्ही गिलहरी हमारे घर खेलने आ पाती। वांगचू ने पूछा, यूयू, क्या तुम्हें वाकई लिटिल स्क्विरल पसंद है? यूयू ने जल्दी से सिर हिलाया, हाँ, छोटी गिलहरी सच में बहुत प्यारी होती हैं। अगर मेरे पास एक प्यारी सी छोटी गिलहरी होती, और मैं शियाओ शियाओ और उस छोटी गिलहरी को लेकर बाहर खेलने जाती, तो मैं बहुत खुश होती। वांगचू सोच में पड़ गया। उसे लगा कि लौटने के बाद उसे फूल और पक्षी बाजार जाना चाहिए। वापस लौटते समय वांगचू को अपने पीछे कई आवाजें सुनाई दीं। उसने अपना सिर घुमाया और थोड़ा आश्चर्यचकित होकर कहा, यूयू, जल्दी देखो, छोटी गिलहरी वापस आ गई है। यूयू ने झट से अपना सिर घुमाया और देखा कि छोटी गिलहरी उनका पीछा कर रही है। दोनों को रुकते देख वह और भी तेज दौड़ने लगी। थोड़ी देर बाद छोटी गिलहरी वांगचू के हाथ पर आकर बैठ गई, फिर उसने अपने छोटे छोटे पंजों से अपना मुंह टटोला और उसमें से कई चीड़ के मेवे और अन्य मेवे निकाल लिए। वांगचू ने उत्सुकता से पूछा, क्या आप हमें ये धन्यवाद उपहार के रूप में दे रहे हैं? छोटी गिलहरी चींची करने लगी और यूयू ने वांगचू की ओर देखा। पापा, छोटी गिलहरी क्या कह रही है? वांगचू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। यूयू, यह छोटी गिलहरी हमारे साथ आना चाहती है। क्या तुम इस छोटी गिलहरी को गोद लेना चाहोगी? यूयू का चेहरा तुरंत खिल उठा। सच में? छोटी गिलहरी, क्या तुम हमारे साथ जुड़ना चाहती हो और मेरी छोटी दोस्त बनना चाहती हो? छोटी गिलहरी ने कुछ बार चींची की, फिर वह यूयू के शरीर पर कूद गई। यूयू ने गहरी सांस ली। उसने अपना छोटा हाथ बढ़ाया और नन्ही गिलहरी के मुलायम फर को धीरे से सहलाया। नन्ही गिलहरी ने अपनी आंखें सिकोड़ी, मानो यूयू के स्पर्श का आनंद ले रही हो। वांगचू मुस्कुराए और बोली, छोटी गिलहरी, क्या तुम हमारे परिवार का हिस्सा बनना चाहती हो? छोटी गिलहरी ने कुछ बार चींची की, फिर वांगचू के कंधे पर कूद गई। यूयू ने हाथ बढ़ाकर कहा, पापा, मुझे गोद में उठा लीजिए, मैं छोटी गिलहरी के साथ खेलना चाहती हूँ। वांगचू मुस्कुराया, फिर यूयू को गोद में उठाया और छोटी गिलहरी को अपने कंधे पर बिठाकर वे बाहर चले गए। औषधीय जड़ी बूटी केंद्र में लौटने के बाद वांगचू ने ये कान को कुछ निर्देश दिए, फिर यूयू और छोटी गिलहरी को लेकर समुद्री शहर वापस चले गए। रास्ते में यूयू ने नन्ही गिलहरी के साथ बड़े चाव से खेला। छोटी गिलहरी भी बहुत बुद्धिमान थी और उसने यूयू की विभिन्न हरकतों का मतलब जल्दी समझ लिया। पापा, ये छोटी गिलहरी कितनी होशियार है। पापा, ये छोटी गिलहरी गोल गोल घूम सकती है, कितनी प्यारी है। पापा, ये छोटी गिलहरी कितनी प्यारी है, क्या मैं इसे चूम सकती हूँ? नहीं। वांगचू ने गाड़ी चलाते हुए कहा, हमें पहले पालतू जानवरों के अस्पताल जाना होगा ताकि छोटी गिलहरी की पूरी जांच हो सके। क्यों? क्योंकि हमें नन्ही गिलहरी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। वांगचू ने कहा, ठीक वैसे ही जैसे यूयू को हर दिन शारीरिक जांच करानी पड़ती है। यह सुनकर यूयू के चेहरे पर नाखुशी के भाव आ गए। मुझे शारीरिक परीक्षाएं बिल्कुल पसंद नहीं हैं। अगर आप इस ऑडियो स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड बिना एड्स के और सबसे पहले सुनना चाहते हैं, टेलीग्राम फ्री ग्रुप ज्वाइन करें। वहां आपको प्रीमियम एक्सेस 99 रुपीज की पूरी जानकारी और एक्सक्लूसिव अपडेट्स मिलेंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन और अबाउट में है। अगर आप इस ऑडियो स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड बिना एड्स के और सबसे पहले सुनना चाहते हैं, टेलीग्राम फ्री ग्रुप ज्वाइन करें। वहां आपको प्रीमियम एक्सेस 99 रुपीज पर मंथ की पूरी जानकारी और एक्सक्लूसिव अपडेट्स मिलेंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन और अबाउट में है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर मज़ा आया हो तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना भूल गए तो अगला एपिसोड शुरू होते ही आपको पछतावा होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक सुनते रहिए टेल हब।